अस्सलामुअलैकुम। आवाज़ आ रही है मेरी बच्चों? सबको आ रही है? अच्छा। तो आज कुछ हमारे रेगुलर स्टूडेंट नहीं है मेरे ख्याल से, अभी तक उठ ही नहीं पाए हैं शायद। चलें पे मैं स्टार्ट करते हैं इसको, वैसे ही 5 मिनट हम लोग लेट हैं। सही है। अच्छा, शुरू में एक थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर देते हैं जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था ना, फिर इंशाल्लाह आज इस चैप्टर को कोशिश करके ना ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह। सही है। तो अभी आप लोग सिर्फ सुनेंगे और मैं बोलूँगा, कोई सवाल नहीं होगा क्योंकि ये लास्ट क्लास का रिवीजन है। उसके बाद कुछ पूछना होगा तो पूछ लीजिएगा। सही है, पहले सिर्फ सुनेंगे। अच्छा देखिए, इस चैप्टर में हमने बताया था कि इनकॉर्पोरेट कंपनी किस तरह होती है। फिर सबसे पहले इसमें एक ओवरव्यू था कि यार पहले पहले आप नेम देखेंगे, नेम की सुटेबिलिटी के लिए अप्लाई करेंगे। आप अप्लाई करेंगे, वो बताएगा रजिस्ट्रार के यार ये नाम अवेलेबल है या नहीं है। सही है। फिर आप मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाएंगे। मेमोरेंडम क्या होता है आगे आज पढ़ेंगे। आर्टिकल्स बनाएंगे। सही है। इसको फिर अप्रूव कराएंगे आप। फिर ये जो मेमोरेंडम आर्टिकल देंगे आप रजिस्ट्रार को, फिर ये अप्रूव करेगा वो। अप्रूव करने के बाद वो आपको एक रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट देगा जो कहा जाता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। इस पे एक डेट होती है सॉरी, कंपनी का नाम होता है, डेट होती है कि इस डेट से आपका मतलब बिजनेस स्टार्ट हो सकता है। मतलब बिजनेस स्टार्ट नहीं होता, कंपनी बनी है। बिजनेस स्टार्ट वाली वो सर्टिफिकेट ऑफ कमिटमेंट ऑफ बिजनेस होती है, वो आगे आएगी। तो ये इसमें बता देता है कि तारीख पैदाइश कंपनी की बता देता है वो कि इस तारीख से आपकी कंपनी बन गई है। सही है। फिर आप ये नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स और देते हैं तो फिर वो आपको सर्टिफिकेट ऑफ कमिटमेंट ऑफ बिजनेस देता है। सर्टिफिकेट ऑफ कमिटमेंट ऑफ बिजनेस किस केस में होता है, किस केस में नहीं होता, ये भी इंशाल्लाह आगे आ जाएगा। फिर हमने पढ़ा था स्पेशल रेजोल्यूशन। हमने दो बातें की थी। हमने कहा था यार एक जनरल रेजोल्यूशन होता है कि 5 में से 3 बंदों ने एक बात कह दी, मोर देन 50% सिंपल मेजोरिटी जिसे कहते हैं, तो वो आपका होता है जनरल रेजोल्यूशन। सही है। कहीं भी आप दोस्तों के साथ खाने खाने जा रहे हैं, दो दो जगह हैं, दो में से एक जगह जाना है, 5 में से 3 ने बोल दिया कि कहीं एक जगह जाएंगे तो उनकी बात मानी जाती है, दो की नहीं मानी जाती, सिंपल मेजोरिटी कहा जाता है इसे। अच्छा, एक लॉ कहते हैं स्पेशल रेजोल्यूशन। स्पेशल रेजोल्यूशन को लॉ ने वो कहा कि ये वो रेजोल्यूशन है जो 3/4 ऑफ मेंबर्स के साथ पास हुआ जाए। सही है। थ्री या तो वो सारे यस के हैं, 3/4 या 3/4 नो का है। 3/4 मतलब 75%। सही है। अच्छा, मेंबर कौन से एंटाइटल टू वोट, ज़ाहिर वोटिंग पावर होगी जब भी उनका वोट काउंट होगा। सही है। खुद पर इन पर्सन और प्रॉक्सी मैंने समझाया था उस दिन। इन पर्सन मतलब खुद मीटिंग में आए हो, प्रॉक्सी मतलब अपनी जगह किसी को भेजा हुआ हो। प्रॉक्सी का कौन सा बहुत डिटेल में हम इंशाल्लाह मीटिंग के चैप्टर में पढ़ेंगे। सही है। अच्छा, इसके बाद वो कहता है कि प्रेसिडेंट ने मीटिंग दे रहा है, कोई जनरल मीटिंग कॉल हुई है जिसमें ये रेजोल्यूशन पास हुआ हो। अच्छा, इस मीटिंग का वो कहता है 21 दिन पहले नोटिस दिया गया हो। अच्छा, लॉ में कहीं भी मीटिंग की जिक्र आएगा ना तो उसके नोटिस का वो बोलेगा 21 दिन पहले दिया गया हो। सही है। अच्छा, उसमें एक इसने एक्सेप्शन दी गई है। अच्छा, नोटिस में क्या होता है, जिस तरह शादी का कार्ड होता है उस तरह नोटिस भी होता है, टाइम होता है, प्लेस होता है, क्या चीज़ डिस्कस होनी है, क्या रेजोल्यूशन पास होना है, अकाउंट्स प्रेजेंट होने हैं, इस तरह ये सारी चीज़ें होती हैं। सही है। अच्छा, फिर उसमें एक और चीज़ ये रिलैक्सेशन देता है। वो कहता है कि यार अगर मेंबर अग्री करते हैं ना, जो मतलब मेंबर हुआ एंटाइटल्ड टू वोट, वो सारे एग्री करते हैं तो हम ऐसा कर सकते हैं आप लोग कि 21 डेज से लेस दिन का नोटिस देके भी रेजोल्यूशन पास करा सकते हैं। ये उसने एक एक्सेप्शन दी है। अच्छा, फिर हमने पढ़ा था नाम का, प्रोहिबिशन ऑफ नेम सर्टेन नेम। ये सिंपल सी चीज थी, या नाम आपका इनअप्रोप्रिएट नहीं होना चाहिए, किसी से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए, किसी एग्जिस्टिंग कंपनी से। सही। अनडिजायरेबल, डिसेप्टिव, कि गुमराह करने वाला ना हो। डिस्प्लॉयड टू डिजाइन टू एक्सप्लॉइट और ऑफेंड रिलीजियस ससेप्टिबिलिटी, किसी के कोई भी फके वाली बात या मजहब वाली किसी की कोई दिलादारी ना हो। सही है। एनी अदर ग्राउंड, एक ओपन बात छोड़ी गई है कि कोई भी अदर ग्राउंड हो एज में बी स्पेसिफाइड। अच्छा, कुछ नामों में उसने कहा था कि भाई आपको ना प्रायर अप्रूवल चाहिए होगा कमीशन का, ये नाम रखने से पहले, जिसमें उसने कहा था कि कोई भी पास्ट और प्रेजेंट पाकिस्तानी या फॉरेन हेड ऑफ द स्टेट का नाम हो, कोई भी कनेक्शन हो फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के। यहाँ बच्चे कंफ्यूज होते बी और सी में। बी था कि एनी कनेक्शन विद द फेडरल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के साथ कनेक्शन हो, फेडरल की, प्रोविंशियल की, या उसका कोई डिपार्टमेंट हो, या उसकी कोई अथॉरिटी हो, या स्टेचुटरी बॉडी ऑफ एनी सच गवर्नमेंट। सी में सिर्फ वो कॉर्पोरेशन का जिक्र करता है कि कोई ऐसी कॉर्पोरेशन बनाई हो फेडरल प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने, उसके तहत वो सॉरी उससे मिलता जुलता नाम आप नहीं रख सकते। तो मैंने एग्जांपल दी थी ओजीडीसीएल की, ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये भी गवर्नमेंट की है, फेडरल गवर्नमेंट की। फिर वो कहता था कि यार कोई भी पेट्रोनेज हो। सही है। पेट्रोनेज मतलब कि मिलता जुलता नाम हो उसका, फॉरेन गवर्नमेंट या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का। फॉर एग्जाम्पल WHO नहीं रख सकते आप, यूनिसेफ नहीं रख सकते, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। फॉरेन गवर्नमेंट RSS BJP नहीं रख सकते आप। तो ये कोई भी मुदारबा बनाएंगे आप, मुदारबा क्या होता है, ये आपका CFAP में आएगा, इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है। तो उसका कह रहा है उसके नाम के लिए आप पहले SSCB से अप्रूवल लेंगे। फिर वो कहता है कि जो भी बिजनेस हो जिसके लाइसेंस रिक्वायर्ड हो। हमने ऊपर एक पिछले चैप्टर में पढ़ा था लाइसेंस किसके लिए रिक्वायर्ड है, एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट के। तो एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट जब आप बनाएंगे तो जाहिर है आपको इसके लिए अप्रूवल चाहिए होगा।
अप्रूवल फॉर व्हाट? अप्रूवल फॉर द नेम ऑफ अ कंपनी। सही है। अच्छा फिर उसने एक बात की कि यार कोई भी जब कोई क्वेश्चन अराइज होगा कि नाम सही है नहीं है, वायलेशन में है, तो उसको कौन डिसाइड करेगा? कमीशन डिसाइड करेगा। सही है। अच्छा फिर उसने एक और बात कही कि पर्सन में मेक एन एप्लीकेशन इन स्पेसिफाइड फॉर्म एंड मैनर विद स्पेसिफाइड फी टू द रजिस्ट्रार फॉर रिजर्वेशन ऑफ अ नेम। मैंने रिजर्वेशन की बात बताई थी आप लोगों को कि यार रिजर्वेशन हो सकता है नाम कितने 60 दिनों के लिए। ज़ाहिर है उन सारे आपने एक नाम के लिए अप्लाई किया, फिर आपने उसको फ्रीज करा दिया 60 दिनों के लिए। 60 दिनों में फिर आप दूसरी चीजें करेंगे, मेमोरेंडम करेंगे, आर्टिकल करेंगे, ये सब अप्लाई, ये सब इनको जमा कराएंगे, फिर ये अप्रूव होगा, फिर जाके इनकॉर्पोरेशन की होगी तो उसमें एक नाम छप जाएगा जो आपने रिजर्व कराया हुआ है। 60 डेज एक्सटेंड भी हो सकते हैं, ज़ाहिर है कमीशन के हाथ में। अच्छा फिर उसने एक बात की थी कि यार आपने कोई फॉल्स और इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन दी हो तो वो आपको कह सकता है कि भाई चेंज नेम करो। सही है। अच्छा चेंज ऑफ नेम के बारे में हमने एक और बात पढ़ी थी कि यार अगर कोई लगता है कि रजिस्ट्रार ने जो फैसला दिया है, रिफ्यूज किया है नाम को, सही नहीं है, तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। कहाँ चैलेंज कर सकते हैं? कमीशन में चैलेंज कर सकते हैं विद इन 30 डेज ऑफ द ऑर्डर ऑफ रिफ्यूजल। अच्छा सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, तो ये रिविजन हो रहा है। अच्छा फिर वो कहता है कि आपने रजिस्ट्रार के खिलाफ आपने अपील दायर की कि यार इसने मेरा सही नहीं किया 30 दिन के अंदर, तो आपका फैसला कमीशन करेगा। कमीशन एक ज़ाहिर एक बनाता है, बेंच बनाता है 3-4 लोगों का, उसमें आपकी हियरिंग होती है और आपसे वो सुनता है, रजिस्ट्रार को भी सुनता है, फिर एक फैसला देता है। अच्छा फिर वो कहता है कि कमीशन का फैसला जो होगा ना वो फाइनल होगा, वो कहीं आप चैलेंज नहीं कर सकते, ये नहीं कि आप सुप्रीम कोर्ट ले जाएं, हाई कोर्ट ले जाएं, सिटी कोर्ट ले जाएं, ये नहीं कर सकते। अच्छा फिर हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था लास्ट क्लास में, रेक्टिफिकेशन ऑफ अ नेम ऑफ कंपनी। यार अगर कंपनी को पता चल जाता है कि यार हमने गलती से गलत नाम रख दिया, कोई भी कॉन्ट्रोवर्शन हो गई ऊपर जो हमने पढ़ा, सही है, तो कंपनी या तो खुद नाम चेंज कर ले, मे का लफ्ज यूज किया गया, मे चेंज इट्स नेम विद द अप्रूवल ऑफ द रजिस्टर। फिर वो कहता है कंपनी को लाजमी करना है। लाजमी किस केस में करना है? लाजमी उस केस में करना है जब रजिस्ट्रार आपको पकड़ ले कि भाई आपका नाम गलत था और आपने हमें फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी थी या कोई भी ऐसी चीज थी, अप्रूवल लेना था, अप्रूवल नहीं लिया और आपका नाम रजिस्टर हो गया, तो आपको इसको चेंज करना है। जब रजिस्ट्रार बोलेगा तो शाल का वर्ड यूज किया गया कि शाल मतलब लाजमी चेंज करना है। कब तक चेंज करना है? 30 दिन के अंदर चेंज करना है। सही है। अच्छा इसमें एक और हमने चीज पढ़ी थी कि यार अगर, अच्छा इसको रीड कर लेते हैं, रीड करने के साथ ही पढ़ लेते हैं। रजिस्ट्रार शाल प्रोवाइड द कंपनी एन अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड क्या होता है यार? देखो जब भी वो कोई भी आपको रजिस्ट्रार हो कोई भी चीज इन्फोर्स कराएगा ना तो आपसे शोकॉज मांगेगा। शोकॉज क्या होता है कि यार आपने गलती करी, आप बताएं क्या हुआ था, क्यों हुआ था, तो इसे कहा जाता है अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। ऐसे नहीं डायरेक्ट नहीं कह सकता कि यार आपको फॉर मतलब नाम चेंज कर दो कल से, वो आपसे पहले पूछेगा, आपसे जस्टिफिकेशन मांगेगा, आप जस्टिफाई करोगे, फिर वो आपको कहेगा कि नहीं यार आप गलत कह रहे थे और आप इस तरह करके जाएं, आप 30 दिन के अंदर अपना नाम शराफत से चेंज कर लें। अच्छा एक और चीज हमने पढ़ी कि यार इफ द कंपनी फेल्स टू रिपोर्ट कंप्लायंस विद द डायरेक्शन इशूड बाय अबव विद इन 30 डेज, मतलब उसने कहा कि यार आप नाम चेंज कर लो, 30 दिन के अंदर आपने नाम ही चेंज नहीं किया, तो रजिस्टर के बाद एक पावर दी गई है लॉ की तरफ से कि रजिस्टर आपका पुराना नाम हटा के नया नाम डाल देगा और उसका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ चेंज ऑफ नेम किया करेगा, इशू करेगा। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एक तो होता है सादा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो कंपनी वजूद में आती है, जब कंपनी का नाम चेंज होता है तो एक और सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होता है, उसे कहा जाता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ चेंज ऑफ नेम, ये उसका पूरा नाम है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ चेंज ऑफ नेम। मतलब जब चेंज ऑफ नेम हो जाता है तो डायरेक्ट नाम बदल जाता है, तो वो एक दोबारा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लॉ बाय लॉ कहा जाता है कि एससीपी इशू करेगा, तो वो जब इशू करता है तो उसको तो उसमें आपका नया नाम आ जाता है और इफेक्टिव डेट आ जाती है कि कब से वो डेट, कौन सी डेट से वो नया नाम आपका रजिस्टर हो गया है। अच्छा फिर हमने पढ़ा था चेंज ऑफ नेम। अच्छा कंपनी का देखो एक एक तो है कि यार आपने गलत नाम रख दिया, सही है, वो रजिस्ट्रार ने आपसे चेंज कराया तो आपको 30 दिन के अंदर करना है। आपने खुद चेंज कर लिया, आपने रजिस्टर की अप्रूवल लेनी है, चेंज करना है। सही है, एक तो वो हो गया आपने फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी, गलत इन्फॉर्मेशन दी है, वो केस था। एक है कि आप नाम चेंज कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप पहले थे कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में, अब आ रहे हैं सीमेंट के बिजनेस में। सही है, पहले आपका था एबीसी कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, अब जरा अब सीमेंट के बिजनेस में आ रहे हैं तो कंस्ट्रक्शन का नाम तो नहीं रख सकते ना, पहले आप फूड के बिजनेस में थे। सही है, फॉर एग्जाम्पल आप थे एंग्रो फूड्स लिमिटेड, अब आप फूड से खत्म हो गया, आप कंस्ट्रक्शन में आ रहे हैं, तो अब आप दे रहे वो नाम तो अजीब सा हो जाएगा ना कि आप फूड बेच नहीं रहे, आप तो सिर्फ कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, आर्किटेक्ट का काम कर रहे हैं और आप नाम अपना फूड वाला रख रहे हैं, तो ये इनअप्रोप्रिएट हो जाएगा। तो इस वजह से वो ये कहते हैं कि यार देखो जब आप चेंज ऑफ नेम करेंगे तो आपको क्या करना है, आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है। स्पेशल रेजोल्यूशन हमने अभी ऊपर पढ़ा 75%, और वो दो एक और चीज कहता है कि अप्रूवल भी लेनी है आपको रजिस्टर्ड से चेंज ऑफ नेम के लिए। अच्छा एक चीज में एक्सेप्शन देता है कि यार आपने सिर्फ रेजोल्यूशन पास करना है लेकिन अप्रूवल नहीं लेनी। सही है। अच्छा वो कौन सा केस है? वो ये केस है कि वो कहता है यार कभी कोई भी कंपनी का स्टेटस चेंज हो रहा हो, मतलब प्राइवेट से पब्लिक, पब्लिक से प्राइवेट, प्राइवेट से एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड, तो ये गारंटी लिमिटेड से पब्लिक लिमिटेड,
पब्लिक लिमिटेड से गारंटी लिमिटेड, अनलिमिटेड हो जाए। तो ये सारे स्टेटस जब चेंज होता है, एक तो मैंने ये मिसाल दी थी एंग्रो फूड से हो गया एंग्रो कंस्ट्रक्शन कंपनी, सही है। तो वो तो कहता है पूरा आपका मतलब आपका प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस ही चेंज हो गया ना, तो आपने नाम चेंज कर दिया। अब ये क्या है, स्टेटस चेंज हो रहा है। फॉर एग्जांपल एंग्रो फूड्स प्राइवेट लिमिटेड थी, अब एंग्रो फूड्स लिमिटेड हो गई, तो क्या होगा, सिर्फ रेजोल्यूशन पास होगा, रेजोल्यूशन पास होगा, लेकिन आपका इसमें रजिस्ट्रार से अप्रूवल नहीं चाहिए होगा। देखो रेजोल्यूशन पास होने की इसकी एक और वजह है, देखो नाम ना मेमोरेंडम में आता है, गौर से सुनने वाली बात है, थोड़ी टेक्निकल है, नाम आपका मेमोरेंडम में आता है, सही है। अच्छा, मेमोरेंडम में आप एक कॉमा फुल स्टॉप भी चेंज करेंगे ना, तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है, समझे। ये थोड़ी टेक्निकल बात है, लेकिन अब तो मैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि जब भी आपका मेमोरेंडम में आर्टिकल में कोई भी चेंजेस करनी है ना, तो आपको रेजोल्यूशन पास करना है। चूंकि नाम आपका, और रेजोल्यूशन स्पेशल रेजोल्यूशन होगा, चूंकि आपका नाम जो है, जो आपका मतलब कंपनी का नाम जो है आपके मेमोरेंडम में आता है, आपके आर्टिकल्स में आता है, तो आप जब भी नाम को चेंज करेंगे तो स्पेशल रेजोल्यूशन तो पास करना ही करना है। हाँ, जब आपका स्टेटस चेंज हो गया है, मतलब आप प्राइवेट से पब्लिक हो गए, पब्लिक से प्राइवेट हो गए, अनलिमिटेड से लिमिटेड हो गए, लिमिटेड से अनलिमिटेड हो गए, तो आपको जाहिर है रेजोल्यूशन सिर्फ पास करना है, अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, ये सब हमने पढ़ा हुआ है लास्ट क्लास में। रजिस्ट्रेशन ऑफ चेंज ऑफ नेम, यार अब चेंज नाम चेंज हो गया तो यार वो नाम को रजिस्टर होगा, रजिस्टर मतलब उसके रिकॉर्ड में आ जाएगा। When a company changes its name, the registrar shall enter the new name on the register in place of the former name. तो ये नया नाम रख देगा पुराने नाम की जगह, और एक सर्टिफिकेट इशू करेगा, जिस तरह मैंने बताया कि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑन चेंज ऑफ नेम। अच्छा, ऑन द इशू ऑफ सच अ सर्टिफिकेट द चेंज ऑफ नेम शैल बी कंप्लीट। क्यों कहता है वो कि सर्टिफिकेट पे चेंज ऑफ नेम का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि सर्टिफिकेट पे डेट आ जाती है, इस डेट से विद इफेक्ट फ्रॉम दिस डेट आपका चेंज ऑफ नेम हो गया, तो दायरे वो सर्टिफिकेट इशू हो गई, तो आपका ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो गया। अच्छा, वो एक और बात कहता है कि भाई जब कंपनी ने अपना नाम चेंज किया ना, तो अपना पुराना नाम नए नाम के साथ लगा 1 साल के लिए। इसकी लॉजिक है यार, आपने रातों रात नाम चेंज कर लिया, बोर्ड चेंज कर दिया आपने, अब लोग आ रहे हैं एंग्रो फूड्स लिमिटेड समझ के, वहाँ लिखा हुआ एंग्रो कंस्ट्रक्शन, तो वो कहता है भाई 1 साल के लिए ना आपने पुराना नाम नए नाम के साथ शो करो, सही है। जैसे एंग्रो फूड्स लिमिटेड है, तो आपने ब्रैकेट में लिख दिया फॉर्मरली नोन एज एंग्रो, सॉरी जैसे एंग्रो कंस्ट्रक्शन लिमिटेड हो गई, तो आपने लिख दिया फॉर्मरली नोन एज एंग्रो फूड्स लिमिटेड, सही है। इस तरह करके नाम आप लिख देते हैं। अच्छा, एक और चीज है इसके अंदर, अच्छा वो ये कहता है कि जो आपको ये थोड़ा सा ये पैराग्राफ में दोबारा रीड करता हूँ, आखिरी वाला, उस दिन बच्चों को थोड़ी सी इसमें मुश्किल हो रही थी समझने में, लेकिन एंड में समझ गए थे, तो एक दफा और पढ़ लेते हैं इसको। अच्छा, वो ये कहते हैं देखो यार, द चेंज ऑफ नेम शैल नॉट अफेक्ट क्या, एनी राइट्स और ऑब्लिगेशन ऑफ द कंपनी, कोई भी राइट हो कंपनी का, यार कंपनी ने पैसे रिकवर करने हैं या कंपनी से किसी ने पैसा रिकवर करने हैं, तो वो राइट और ऑब्लिगेशन इसका अफेक्ट नहीं होगा, सही है। अच्छा, और रेंडर डिफेक्टिव, मतलब रेंट डिफेक्टिव मतलब कोई भी चीज जाया नहीं होगी, क्या चीज, एनी लीगल प्रोसीडिंग बाय और अगेंस्ट द कंपनी, कि कोई भी लीगल प्रोसीडिंग हो, कोई भी कोर्ट में केस चल रहा हो कंपनी के खिलाफ या कंपनी ने किसी पे किया हो, वो भी आपकी अफेक्ट नहीं होगी। एंड एनी लीगल प्रोसीडिंग, और वो लीगल प्रोसीडिंग जो कंटिन्यू हो जाती कंपनी के खिलाफ या शुरू हो जाती पुराने नाम से, क्या, वो लीगल प्रोसीडिंग जो कंपनी के बारे कंपनी के खिलाफ शुरू हो जाती या पहले से चलती आ रही थी, रुक गई, फिर कंटिन्यू हो जाती उसके पुराने नाम के साथ, तो वो नए नाम के साथ भी कंटिन्यू हो सकती है, सही है। अच्छा, यहाँ तक हमने पढ़ा था, अब आप लोगों के क्वेश्चन है तो मुझे बताएं, क्वेश्चन है तो मुझे बताएं। क्लियर है बच्चों, समझ में आ रहा है, मसला तो नहीं हो रहा। 1 साल के लिए हमजा, 1 साल के लिए 90 डेज का तो कहीं जिक्र नहीं है, 1 साल के लिए नाम देना होता है आपको, फॉर्मर नेम, यानी नेम से रिलेटेड आए तो देखो फास्ट पेपर में भी हम जाएंगे हमजा, नेम से रिलेटेड आएगा तो पूछेगा आपसे, स्पेसिफिक क्वेश्चन करेगा कि नेम से रिलेटेड उसको क्या पूछना है, रेक्टिफिकेशन पूछना है, चेंज ऑफ नेम पूछना है, वो इस तरह वेग नहीं पूछेगा आपसे कि आपको पूरे 2 पेज लिखने पड़ जाए, ऐसा नहीं होगा। नेम से रिलेटेड सवाल आएंगे, देखते हैं अभी इसको, बेफिक्र रहे वाजिद। और किसी का कोई क्वेश्चन है बच्चों, आगे बढ़िए, ये सारा पिछली क्लास का रिविजन था। आगे बढ़ जाऊं,
क्या माशाल्लाह कुछ हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो रेगुलर क्लास ले रहे हैं, लेकिन 2-3 को मैं देख रहा हूँ आगे पीछे हो जाते हैं। देखें क्लासेस ना मिस ना करें। लॉ की क्लास में यार एक क्लास मिस करेंगे ना, आप अगली क्लास में कुछ समझ में नहीं आएगा। सारी चीजें कनेक्ट हो रही होती हैं। देखिए अगले आज मैं मेमोरेंडम आर्टिकल बता दूंगा, मेमोरेंडम आर्टिकल आर्टिकल्स का लफ्ज़ पूरे कोर्स में यूज होगा। आप लोग नहीं समझेंगे तो फिर कैसे मतलब इसको कोप अप करेंगे। तो प्लीज यार क्लासेस मिस ना करें, अभी शुरू की क्लासेस हैं तो यार इसमें बिल्कुल मिस ना करें। यहीं से कॉन्सेप्ट बनेगा, यहीं से बेस बनेगी। मिस करेंगे आप लोग अपना नुकसान करेंगे, क्योंकि यहाँ एक पार्टिसिपेशन भी होती है और एक क्वेश्चन आंसर्स भी होते हैं। और हमने डिवाइस भी खरीद ली, मैंने आपको बताया था। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से मेरी कमिटमेंट है कि नेक्स्ट वीक से जो क्लासेस होंगी वो इंशाल्लाह उसमें पेन भी ले लिया हमने, तो वो प्रैक्टिस है मैं उस पर कर रहा हूँ, तो हाथ साफ करना होता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास से या तो फिर नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह मोस्ट प्रोबेबली, या तो उसकी नेक्स्ट वीक की फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास से मैं इंशाल्लाह इसको पेन से भी आप लोगों को यूज कर लेंगे। वैसे अभी की जो ये पहला दूसरा चैप्टर में इतनी जरूरत भी नहीं पड़ती लिखने की और चार्ट्स वगैरह की, तो इसमें अभी चल भी जाएगा इंशाल्लाह। फ्रॉम थर्ड चैप्टर यू विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम, आई विल बी यूजिंग पेन। ओके, तो अभी मैं आगे बढ़ जाऊं, बताओ गो एट, तो मुझे आगे बढ़ जाऊं, आगे बढ़ जाऊं बच्चों, जवाब दो। चलो चलो चलो, अच्छा फिर सुनेंगे। अब देखो बीच में चैट में नहीं लिखना, सुनते रहो पहले, फिर इंशाल्लाह जब टॉपिक खत्म करूंगा मैं, फिर मैं वो आपको अपॉर्चुनिटी दूंगा, आप सवाल करिएगा। अच्छा इसमें बहुत सारे प्रोविजन ना यार, बहुत सिंपल है। जब भी मैं लास्ट क्लास में थोड़ा तेज पढ़ाया था, जहां मुझे लगेगा कि यार इसको समझने वाली चीज है, मैं आपको 5 दफा भी समझाऊंगा। जिस तरह मैंने ये वाला एक टॉपिक पढ़ाया, मैंने ये वाले को मैंने लास्ट क्लास में भी 10 मिनट समझाया था, अभी फिर मैंने इसको 5 मिनट समझाया, ये जो मैंने हाईलाइट किया है। तो यार अब जहां मुझे लगता है कि यार बिल्कुल एक रट्टा सी चीज है, तो वहां हम फजूल का टाइम जया नहीं करेंगे। सही है, तो आप लोग ये बेफिक्र रहें कि यही ना समझिएगा कि जल्दी जल्दी पढ़ा दिया गया। कोई चीज अगर थोड़ी सी कंपेरेटिवली स्पीड ज्यादा है तो उसकी वो लॉजिक होती है। बिल्कुल जो रट्टा है उसमें इसमें से कोई कॉन्सेप्ट नहीं बन सकता। अब ये कि यार नाम को 1 साल के लिए प्लेस करना है, सही है, रजिस्ट्रार ने ये करना है वो करना है, इसमें से कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नहीं है, सीधा सीधा रिक्वायरमेंट पूछेगा, हमें जवाब देना है। हाँ जहाँ मुश्किल सवाल है, जहाँ एक कॉन्सेप्ट बन सकता है, वहाँ जहाँ एक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है, अरे वहाँ को मैं अपने एक डिफरेंट तरीके से समझाया जाएगा आप लोगों को। सही है, अच्छा शुरू करता हूँ मैं। फिर कह रहा है पब्लिकेशन ऑफ नेम बाय कंपनी, एवरी कंपनी शाल डिस्प्ले इन अ कॉन्स्पिशियस पोजीशन। कॉन्स्पिशियस कहते हैं वाजे को, चाहे तो अपने पास लिख लें, मैंने आप लोगों को नोट्स भी दी हैं। सॉरी, display in a conspicuous position characters its name and incorporation number। यार नाम तो सब लिखते हैं, इनकॉर्पोरेशन नंबर नहीं लिखते, कोई भी नहीं लिखता इनकॉर्पोरेशन नंबर, ये बस एक लॉ में लिखा हुआ है। लॉ कहता है कि यार एलिजिबल होना चाहिए आपका नाम, सही है, हर रजिस्टर आउटसाइड द रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए, और हर वो ऑफिस जहाँ पे आपका बिजनेस चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपकी 5 जगह पे ऑफिस है, कराची में भी है, लाहौर में भी, इस्लामाबाद में भी, पिंडी में भी है, तो आपने ये सारी जगहों पे आपने लिख के लगाना है नाम। ऐसा नहीं है सिर्फ हेड ऑफिस है कराची में वहां लगा दिया, बाकी जगहों पर नहीं लगाया, इस तरह नहीं करना। अच्छा फिर दूसरा क्या कहता है, डिस्प्ले अ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एट एवरी प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द कंपनी। ये वो कहता है कि यार डिस्प्ले कर दो, नॉर्मली होता है जहाँ रिसेप्शन है वहां पे आपने एक डिस्प्ले कर दी, इसको एक फोटोकॉपी करा के लगा दी। वैसे कंपनीज करती नहीं है ये, लेकिन अब लिखा हुआ है लॉ में तो हम पढ़ लेते हैं कि आपको सर्टिफाइड कॉपी ऑफ इनकॉर्पोरेशन लगानी है। सही है, अच्छा फिर क्या कहता है, गेट इट्स नेम एड्रेस एंड रजिस्टर्ड, गेट इट्स नेम एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस। एड्रेस किसका, रजिस्टर्ड ऑफिस का। देखो एक होता है रजिस्टर्ड ऑफिस, जहाँ से आपकी कॉरेस्पॉन्डेंस होती है। रजिस्टर्ड ऑफिस वो होता है जब आप कंपनी को रजिस्टर करा रहे होते हैं, तो आप बोलते हैं कि यार ये एक मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस होगा। समझने के लिए हेड ऑफिस कह लें, समझने के लिए हेड ऑफिस कह लें कि यार ये रजिस्टर्ड ऑफिस होता है। रजिस्टर्ड ऑफिस क्या होता है इंशाल्लाह आगे जाके पढ़ेंगे लॉ में इसकी क्या डेफिनेशन है। तो वो एक रजिस्टर्ड ऑफिस जब भी आए तो समझ लें कि यार एक कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए होता है। जब आप एससीसीबी में जाते हैं, एफबीआर में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो आप एक एड्रेस दिया जाता है कि यार मेरी कॉरेस्पॉन्डेंस जो भी होगी, मुझे जो लेटर लिखा जाएगा वो इस जगह पे लिखा जाएगा, तो ये एक रजिस्टर्ड एड्रेस होता है। क्या कहता है वो, गेट्स इट्स नेम एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, टेलीफोन नंबर, ईमेल एंड वेबसाइट एड्रेस इफ एनी प्रिंटेड ऑन द लेटर हेड। लेटर हेड क्या होता है बच्चों, लेटर हेड एक कंपनी का लेटर होता है, एक पेज होता है A4 का पेज होता है जिसपे एक प्रिंटेड होता है लेटर हेड, मतलब साइड में नाम होगा, फिर ये नंबर होगा, ईमेल एड्रेस होगा कंपनी का, और ये टेलीफोन नंबर होंगे उसके। तो ये इस तरह वो ये 3-4 चीजें कहता है कि भाई ये सारी चीजें ना, एड्रेस वगैरह ये सारी चीजें तुम टेलीफोन नंबर, ईमेल एड्रेस, वेबसाइट एड्रेस उस पर लिख दो। सही है, अच्छा फिर क्या कहते हैं, हैव इट्स नेम मेंशन इन लेजिबल। लेजिबल कहते हैं साफ सुथरा हो, मतलब दिख रहा हो, मतलब एक नेकेड आई से दिखे। सही है, लेजिबल इंग्लिश और उर्दू कैरेक्टर इन ऑल बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट, इंडोर्समेंट, चेक्स, इनवॉइस, रिसीट्स एंड लेटर ऑफ क्रेडिट ऑफ द कंपनी। कहते हैं आपका ना नाम होगा,
वो आपके हर चीज पे आना चाहिए, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट और इंडोर्स ये चेक, ये क्या है हमारे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, इंशाल्लाह आगे जाके पढ़ेंगे। फिर वो कहता है इनवॉइस कोई भी आप इशू कर रहे हो, इनवॉइस पे होना चाहिए नाम, कोई भी रिसीट हो, कोई भी लेटर ऑफ क्रेडिट हो, ये सब पे आपका नाम होना चाहिए। बिल्कुल सिंपल सी चीज है। हैव इट्स नेम इंग्रेव्ड इन लेजिबल फॉर्म ऑन इट्स कॉमन सील। देखो एक बच्चों एक चीज होती है स्टैम्प, एक होती है कॉमन सील। स्टैम्प क्या होती है, रबड़ स्टैम्प होती है, इंक डालते हैं आप उसमें, ठप्पे मारते रहो, देखी होगी आप लोगों ने किसी ना किसी की। अच्छा एक होती है आपकी सील, सील ये होती है कंपनी सील, ये होती है एक लोहे की होती है, ये इस पे नाम ना लोहे का जो उसका जो नीचे जो स्टैम्प का जो सेक्शन होता है उस पे नाम खुरदरा जैसे कहते हैं ना इम्बोज होता है, तो वो इंक विंक उसमें यूज नहीं होती। आप उसके बीच में पेज लिखते हैं, उसको दब प्रेस करते हैं, तो वो पेज में जैसे कहते हैं ना खोद देता है वो, सही है, पेज में इम्बोस कर देता है नाम को आपके। ये एक होता है वो, इसे कहते हैं कॉमन सील। अच्छा पेनल्टी को यार हम बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, पेनल्टी अच्छा अकलमंद एग्जामिनर होगा पूछेगा भी नहीं, और आप याद भी नहीं कर सकते पेनल्टी, तो पेनल्टी बस एक कोर्स में थी तो डाली हुई है, पेनल्टी हम नहीं पढ़ेंगे, और जरूरत आपको ही पढ़ने की जरूरत नहीं है। बताओ इसमें से कोई क्वेश्चन है या आगे बढ़े? क्वेश्चन है इसमें पब्लिकेशन ऑफ नेम में से, आगे बढ़िए। मेरे ख्याल से कुछ इसमें तो टेक्निकल तो था नहीं, फिर ही बोल दो अगर किसी का कुछ है क्वेश्चन तो लिख दो, बता दे तू। बताओ किसी का कोई क्वेश्चन है, आगे बढ़ जाऊं? क्या हुआ, आज सब थक गए क्या, रोजा लग रहा है? हमजा, अब्बा, मोहम्मद अब्बासी कहाँ है भाई, बच्चे सारे ही है। वाजिद क्या हुआ? अलीना, समझ में आ भी रहा है? कोई बच्चा भाई लिखो बताओ। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो जी, पॉइंट डी सर, पॉइंट डी में नोट्स का बता दें। प्रोमिसरी नोट, प्रोमिसरी नोट एक देखो, प्रोमिसरी नोट ये होता है, प्रोमिस नोट्स का बता दें, बिल ऑफ एक्सचेंज देखिए ये तो पूरा एक अरीना एक सेपरेट टॉपिक है, वन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। प्रोमिसरी नोट क्या होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया और चेक्स हो गया, ये पूरा एक पूरा सेपरेट टॉपिक है, ये हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। समझने के लिए बताते ना, प्रोमिसरी नोट ये होता है कि आप किसी को प्रॉमिस करते हैं कि मैं आपके ऑन डिमांड आपको इतना पैसा दूंगा, आई प्रॉमिस टू पे अलीना अयूब ऑन डिमांड ₹10 लाख। सही है, ये होता है प्रोमिसरी नोट। बिल ऑफ एक्सचेंज में तीन पार्टियां होती हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज में एक इंटरमीडिएट पार्टी होती है जो गारंटी दे रही होती है कि यार ये दे दे, मैं दे दूंगा पैसा अगर ये नहीं देगा, बिल ऑफ एक्सचेंज ये होता है। सही है, सही है अलीना, क्लियर है? अलीना क्लियर है? चलो अच्छा आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब इसके बाद हम आप अच्छा, अब ये नई क्लास का समझो टॉपिक शुरू हो रहा है एक अब। अच्छा बिजनेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ कंपनी, अब देखो यहाँ से थोड़ा गौर से सुनना है बच्चों ने। वो कहता है कंपनी में कैरी ऑन एनी लॉफुल बिजनेस एंड डू एनी एक्ट और एंटर इनटू एनी ट्रांजैक्शन बीन इन्सिडेंटल एंड एंसिलरी देयर टू व्हिच इज नेसेसरी इन अटेनिंग इट्स बिजनेस। कहना क्या चाह रहा है, ये कह रहा है भाई कंपनी कोई भी जायज काम बिजनेस कर सकती है, मतलब ऐसा ना, मतलब कोई भी सीमेंट का हो, फूड का हो, एग्रीकल्चर हो, टेक्नोलॉजी हो, बैंकिंग हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, कोई भी काम बिजनेस कर सकती है, लेकिन क्या होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए। एकदम असले का कारोबार आप नहीं कर सकते, आप चर्स और अफीम नहीं बेच सकते, सही है, स्मगलिंग नहीं कर सकते। अच्छा फिर वो कह रहा है एंड डू एनी एक्ट और एंटर इनटू एनी ट्रांजैक्शन, कोई भी एक्ट कर सकती है, कोई भी हरकत कर सकती है, कोई भी ट्रांजैक्शन कर सकती है। बीइंग इंसिडेंटल, इंसिडेंटल कहते हैं जरूरी, एंड एंसिलरी, एंसिलरी कहते हैं सपोर्टिव, इंसिडेंटल कहते हैं उससे कनेक्टेड हो, जरूरी हो, एंड एंसिलरी देयर टू व्हिच इज नेसेसरी इन अटेनिंग इट्स बिजनेस एक्टिविटीज। मतलब बिजनेस एक्टिविटीज से एग्जांपल मैं आपको एंसिलरी का बताता हूँ। एंसिलरी जैसे आपकी, आप यूनिलीवर हैं, तो ये आपके बहुत सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में आते हैं, अब आपकी एक डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस है, तो वो क्या है, एंसिलरी है, तो ये कनेक्टेड सर्विस है, इधर आपका सामान बिकेगा
वो डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस जो है, जितने भी ट्रक्स वगैरह हैं वो सारे आपके लेके जाएंगे और वहां जाके मार्केट में पहुंचाएंगे। तो ये एंसिलरी सर्विस है। वो कह रहा है एंसिलरी सर्विसेज, इंसिडेंटल सर्विसेज, ये सारी आप कर सकते हैं, उससे रिलेटेड जो भी है। तो लेकिन बिजनेस क्या होना चाहिए? बिजनेस लॉफुल होना चाहिए। इन अटेनिंग ए बिजनेस एक्टिविटी, बिजनेस एक्टिविटी को अकम्प्लिश करने के लिए जो कि लॉफुल हो, आप उसके साथ कोई भी इंसिडेंटल और एंसिलरी एक्टिविटीज कर सकते हैं। अच्छा, फिर कहता है वो द प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस ऑफ द कंपनी शैल बी मेंशन्ड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी विच शैल ऑलवेज कमेंसुरेट विद द नेम ऑफ द कंपनी। मतलब साथ साथ होना चाहिए, उसके आगे पीछे होना चाहिए। अच्छा, प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस, प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्या होता है? अभी नीचे हम पढ़ते हैं। वो कह रहा है प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस जो है वो आपके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होना चाहिए नाम के बाद। सही है। एनी चेंज इन द प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस, कोई भी प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस में चेंज हो तो आप क्या करेंगे? रजिस्ट्रार को बताएंगे। फॉर एग्जांपल प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्या, पहले ऐसा करते हैं प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस की डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर इसको ऊपर से दोबारा पढ़ेंगे। नीचे देखो, यहाँ देखो बच्चों, प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्या है? Principal line of business means the business in which substantial assets are held or likely to be held, or substantial revenue is earned or likely to be earned by a company whichever is higher. अच्छा देखो, कंपनी का एक कंस्ट्रक्शन का काम भी है और एक फूड का भी है। 10 लाख रुपए के उसके एसेट हैं, 8 लाख रुपए के एसेट फूड में लग रहे हैं, 2 लाख रुपए के एसेट कंस्ट्रक्शन में लग रहे हैं। बताओ उसका प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्या हुआ? लिखो चैट में। ये डेफिनेशन से क्या हुआ? मैं रिपीट करता हूँ, 10 लाख रुपए के उसके एसेट है टोटल, 8 लाख रुपए के जो है वो फूड के बिजनेस में लग रहे हैं और 2 लाख रुपए कंस्ट्रक्शन में लग रहे हैं। तो उसका जो प्रिंसिपल है ना बिजनेस क्या हुआ? फूड हुआ या कंस्ट्रक्शन हुआ? सब लिखो। बिल्कुल बेहतरीन, फूड हुआ। बेहतरीन, गुड, समझ गए आप लोग। भाई यही इसकी छोटी सी डेफिनेशन है। प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस मींस द बिजनेस इन विच सब्सटेंशियल एसेट्स आर हेल्ड और लाइकली टू बी हेल्ड। लाइकली टू बी हेल्ड मतलब अभी आज नहीं हुए, बाद में हो जाएंगे। सही है। और सब्सटेंशियल रेवेन्यू इज अर्न और लाइकली टू बी अर्न, या तो फिर ज्यादातर रेवेन्यू आ रहा हो। 10 लाख रुपए का रेवेन्यू है, 8 लाख रुपए फूड से आ रहा है, 2 लाख रुपए कंस्ट्रक्शन से आ रहा है, तो 8 लाख रुपए किससे आ रहा है? फूड से। फूड प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस होगा, विच एवर इज हायर। सही है। अच्छा, अब देखो इसकी हमने डेफिनेशन पढ़ ली, अब दोबारा हम ऊपर से पढ़ते हैं। फिर कहते हैं द प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस, ये रहा पॉइंट नंबर 1। The principal line of business of the company shall be mentioned in the memorandum of association of the company, which shall always commensurate with the name of the company. And any change in the principal line of business shall be reported to the registrar. कोई भी चेंज हो प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस में shall be reported to the registrar within 30 days from the date of change. And the registrar may give direction of the change of name if it is in the violation of this section. मतलब क्या हुआ इसका यार? फॉर एग्जांपल आपका, आपने रखा था नाम एंग्रो फूड्स लिमिटेड, आप आ गए कंस्ट्रक्शन के काम में। सही है। अब आपको यार नाम देखो इनअप्रोप्रिएट हो गया ना, डिसेप्टिव हो गया, ये अजीब सा हो गया ना। ऊपर लिखा एंग्रो फूड और नीचे आप कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं। तो वो ये कहता है कि भाई आपने पहले तो इंटीमेट करना है रजिस्ट्रार को 30 दिन के अंदर। और वो कह रहा है कि रजिस्ट्रार आपको कह सकता है कि चेंज ऑफ नेम के लिए, कि डायरेक्ट कर सकता है कि आप चेंज ऑफ नेम करें। क्यों वायलेट कर रहा है? वायलेट क्यों कर रहा है? मैंने आपको बताया कि यार एंग्रो फूड लिखा हुआ है आपने, अंदर आप काम कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन का। अरे कोई लॉजिक ही नहीं बनती ना। अब हम लिख रहे हैं ऊपर एसटी एकेडमी, सही है, और हम नीचे जाके वो चावल बेच रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता ना। एकेडमी लिखा है, एकेडमी बट कोचिंग सेंटर होगा, टीचिंग होगी, चावल तो नहीं बिक सकते ना, करियाने की दुकान तो नहीं खोल सकते अंदर। तो ये क्या होगा? मिसलीडिंग होगा। तो इसमें वो कहता है कि आप, हो सकता है आपको रजिस्ट्रार कहे कि आप चेंज करो। अच्छा, तो मैं क्यों कहा है? देखो हो सकता है ना भी कहे। फॉर एग्जाम्पल अब एंग्रो फूड लिमिटेड, अगेन वही एग्जाम्पल है, एंग्रो फूड है। पहले हम क्या करते थे? आटा चीनी दाल चावल बेचते थे। अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम आ रहे हैं उसमें दूध में, ऑलपर्स जो कि है भी एंग्रो का। तो क्या नाम चेंज करने की जरूरत है? नहीं है भाई, वो भी फूड था, ये भी फूड है। तभी इसमें वर्ड यूज किया, रजिस्ट्रार मे गिव डायरेक्शन। देखो जहां मे हो तो वहां आपने मे लिखना है, जहां शाल हो वहां शाल लिखना है। सही है, ये चीज का बहुत ख्याल रखना है। सही है, समझ में आ गया? ये कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? समझ में आ गया? ये बिजनेस ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ कंपनी, ये कंपनी कोई भी लॉफुल काम कर सकती है और उस लॉफुल काम को करने के लिए कोई भी इंसिडेंटल कनेक्टेड एक्टिविटी हो वो कर सकती है ताकि अपने बिजनेस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके। प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस को उसने बताया कि वो बिजनेस है जिसमें आपके सब्सटेंशियल एसेट्स हो या आपका रेवेन्यू जो है ज्यादा उससे अर्न हो रहा हो। सही है। फिर उसने बताया कि प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस आपका मेमोरेंडम में मेंशन होना चाहिए। कोई भी उसके अंदर चेंज होगा तो आप रजिस्ट्रार को बताएंगे विद इन 30 डेज। और रजिस्ट्रार में चाहे तो में क्या करेगा? आपको बोलेगा कि भाई नाम चेंज करो। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अच्छा,
फिर ये कह रहा है कंपनी शैल नॉट एंगेज इन अ बिजनेस विच इज, सिंपल सी चीज है ये, क्या कौन से बिजनेस में ना हो जो प्रोहिबिटेड हो बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन्फोर्स। टाइम बीइंग इन्फोर्स का मतलब उस वक्त के लिए लॉ में मना हुआ हो। फॉर एग्जांपल, अगर आज के लॉ में, आजकल के लॉ में अगर असले का कारोबार मना नहीं है, आप गन्स बना सकते हैं, आर्म्स एंड एम्युनिशन बना सकते हैं कंपनी, तो क्या है कि यार ये जो है आपका अलाउड है। अच्छा, अगर अगर आज की तारीख में वो हमारे नॉट अलाउड है एज पर लॉ, तो ये हमारा कहा जाएगा कि आज के फॉर द टाइम बीइंग इन्फोर्स, मतलब टाइम बीइंग इन्फोर्स मतलब उस वक्त की बात हो रही है कि उस वक्त की क्या पोजीशन है। अगर आज आर्म्स एंड एम्युनिशन का बिजनेस अलाउ है तो आप कर सकते हैं, अगर आज नहीं है तो नहीं कर सकते, ये है इसका मतलब। अच्छा, विच इज क्या है, रिस्ट्रिक्टेड बाय एनी लॉ, रूल्स और रेगुलेशन unless necessary license registration permission or approval has been obtained or compliance with any other condition has been made। मतलब रिस्ट्रिक्टेड बाय एनी लॉ मतलब कोई और लॉ के अंदर रिस्ट्रिक्टेड हो। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आर्म्स एंड एम्युनिशन वाली एग्जांपल दी, जब आर्म्स एंड एम्युनिशन का बिजनेस नहीं कर सकते। देखो इसमें गौरतलब बात है, मैंने हाईलाइट, मैंने इसको बोल्ड भी किया है, एक है प्रोहिबिटेड, एक है रिस्ट्रिक्टेड। प्रोहिबिटेड मतलब मना है, रिस्ट्रिक्टेड मतलब पाबंदी है, लेकिन पाबंदी के साथ एक्सेप्शन होती है कि यार आप फला फला चीज कर लेंगे तो ये चीज कर सकते हैं। प्रोहिबिटेड होता है मना कर दे, मना होना यार, मना मतलब शराब पीने से इस्लाम में मना है तो मना है यार, मतलब पी नहीं सकते आप। एक होती है फिर रिस्ट्रिक्शन कि यार एक गुंजाइश है उसके अंदर कि यार आप जैसे नमाज पढ़ना फर्ज है आप पे, सही है, लेकिन यार अगर आप सफर में हैं तो आप उसमें कुछ छूट होती है, सही है, तो आप सिर्फ फर्ज पढ़ लें या इस तरह कुछ चीजें होती है, मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं आ रहा, तो मतलब यहाँ आपको कुछ छूट होती है, तो वो आप जो आपको छूट दी जाती है वो होती है आपकी कि आपको रिस्ट्रिक्ट किया गया है, सही है। तो अब इसके अंदर क्या है, प्रोहिबिशन में क्या है कि वो तो आप कर ही नहीं सकते। रिस्ट्रिक्शन में क्या कह रहा है वो कि यार कोई रिस्ट्रिक्ट कर रहा हो किसी लॉ और रूल एंड रेगुलेशन के तहत, अनलेस, अनलेस ये एक्सेप्शन आ रही है जो मैंने आपको कहा कि कोई नेसेसरी लाइसेंस, लाइसेंस ऑब्टेन किया। फॉर एग्जांपल आर्म्स एंड एम्युनिशन का बिजनेस है, आपको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से लाइसेंस लेना है, सही है, तो आपने वो लाइसेंस ले लिया, आप बना सकते हैं। लाइसेंस नहीं लिया नहीं बना सकते। परमिशन है या अप्रूवल लेनी हो किसी की, सही है, और कंप्लायंस विद एनी अदर कंडीशन हैज बीन मेड, सही है। सिंपल सी चीज थी कि कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं कर सकते जो प्रोहिबिटेड हो, कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं कर सकते जो कि रिस्ट्रिक्टेड हो, अनटिल एंड अनलेस आपने उस रिस्ट्रिक्शन को खत्म करने के लिए लाइसेंस है, रजिस्ट्रेशन है, परमिशन है, अप्रूवल है, ले लियो। अच्छा भाई चलो ये समझ में आ गया, आगे बढ़ू, आगे बढ़ जाऊं बच्चों, बताओ जल्दी। अलीना, हमजा, अब्बासी, वाजिद, ईशान, फुरकान, बताइए। चलो जी, चलो जी आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये मैं कह रहा हूँ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। देखो दो चीजें होती हैं, एक होती है मेमोरेंडम, एक होता है आर्टिकल्स। मेमोरेंडम में एक बहुत बेसिक सी इन्फॉर्मेशन आती है। आर्टिकल्स क्या होता है, आपका बाय लॉज होता है कि आप लॉ रूल्स एंड रेगुलेशन उसके अंदर बनाते हैं कि कंपनी में डायरेक्टर के लिए क्या लॉज होंगे, मीटिंग के लिए क्या होंगे, शेयर्स ट्रांसफर के लिए क्या होंगे, ऑथराइज कैपिटल के लिए क्या होंगे, पेड अप कैपिटल के लिए क्या होंगे। बड़ा आर्टिकल एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है, जो बाय लॉज है उसके, सही है, कि आपको कंपनी के लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशन आपने सेट करने हैं। मेमोरेंडम, मेमोरेंडम इज कंसर्न, मेमोरेंडम एक बेसिक सा डॉक्यूमेंट है जिसमें नाम आएगा आपका, सही है, आपका स्टेटस आएगा कि आप क्या है, सही है, आपका ऑथराइज कैपिटल आ जाएगा, सही है, कि क्या क्या आपका प्रिंसिपल है ना, बिजनेस क्या है, कौन सा बिजनेस आप कर सकते हैं, कौन सा बिजनेस आप प्रोहिबिटेड है, ये सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं, सही है। अच्छा अब इसको हम पढ़ते हैं। मेमोरेंडम शैल स्टेट द फॉलोइंग, नेम ऑफ द कंपनी शुड बी मेंशन इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन विद द फॉलोइंग लास्ट वर्ड्स। पब्लिक कंपनी होगा तो लिमिटेड होगा, प्राइवेट कंपनी होगा तो प्राइवेट लिमिटेड होगा, सिंगल मेंबर कंपनी होगा तो सिंगल मेंबर कंपनी एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड होगा, गारंटी लिमिटेड कंपनी होगा तो गारंटी लिमिटेड होगा, अनलिमिटेड कंपनी होगा तो अनलिमिटेड यूज होगा। इस तरह मैंने बताया कि मेमोरेंडम में क्या आता है, नाम आता है, आपका नाम आ जाएगा मेमोरेंडम में, सही है। अच्छा नाम के बाद क्या होता है भाई, फॉर रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज द प्रोविजन, सॉरी द प्रोविंस, रजिस्टर पे आपका क्या आता है, नाम आता है, आपका पता आता है, रजिस्टर्ड ऑफिस, जिससे मैंने बताया। रजिस्टर्ड ऑफिस में क्या आएगा कि प्रोविंस, कि कौन से प्रोविंस में है, फॉर एग्जांपल कराची में तो कौन सा प्रोविंस हुआ, सिंध हुआ, सही है, और पार्ट ऑफ पाकिस्तान नॉट नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ प्रोविंस, ये इसको ये इस्लामाबाद तो कहता है लॉ। इस्लामाबाद क्योंकि किसी प्रोविंस में नहीं आता तो वो कहता है कि यार पार्ट ऑफ पाकिस्तान, पार्ट ऑफ पाकिस्तान है लेकिन नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ अ प्रोविंस, किसी प्रोविंस का पार्ट नहीं है, ये इस्लामाबाद तो कहा जाता है। समझ में आ गया। अच्छा, एज द केस में बी इन विच द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज टू बी सिचुएट, सही है, तो कहता है या तो आप सूबा बता दो किसमें होगा, या वो इस्लामाबाद का बोल रहा है कि इस्लामाबाद का जिक्र कर दो कि आपका रजिस्टर्ड ऑफिस यहाँ पे होगा। फिर आप बता दो प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस मेमोरेंडम के अंदर, जिस तरह मैंने आपको बताया। द कंपनी शैल ऐड एन अंडरटेकिंग एज मे बी स्पेसिफाइड,
in their memorandum. सही है, द कंपनी शाल एड एन अंडरटेकिंग एज मे बी स्पेसिफाइड इन देयर मेमोरेंडम। एक अंडरटेकिंग भी हो सकती है, कोई भी ऐसा अगर स्पेसिफाई करता है कमीशन की, यार ये चीज आप कर दो, इस पे इस चीज पे अंडरटेकिंग दे दो, मतलब आप ये चीज को रूल्स को अवॉइड करेंगे, ये चीज नहीं करेंगे, ये चीज करेंगे, तो ये एक प्रोविजनल उसने छोड़ दिया कि अगर कोई अंडरटेकिंग होती है तो वो अंडरटेकिंग आप उस पर साइन करके लगा देंगे। अच्छा, फिर आप बताएंगे द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज लिमिटेड। ये किस केस में होगा ये? द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज लिमिटेड, ऊपर ये सारी कंपनियां लिखी हुई है, किस केस में होगा? अनलिमिटेड में होगा? अनलिमिटेड में होगा ये कि आपकी लायबिलिटी लिमिटेड है? बताओ बच्चों। हाँ, तो ये किस किस में होगा? पब्लिक लिमिटेड में होगा, प्राइवेट में होगा, सिंगल मेंबर कंपनी में होगा, गारंटी लिमिटेड में होगा। सही है। अच्छा, फिर क्या कहते हैं? द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल विच द कंपनी प्रोपोजेस टू बी रजिस्टर्ड एंड द डिवीजन देयरऑफ इनटू शेयर्स ऑफ अ फिक्स अमाउंट। अच्छा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब सिंपल ये है कि भाई जो आपका इनिशियल शेयर कैपिटल है वो कितना है, जो आपके सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम है, मतलब जो आपके ओनर्स हैं, जो आपके स्टेब्लिशर्स हैं कंपनी के, वो कितना पैसा लगा रहे हैं वो आप मेमोरेंडम में लिख दें। फिर उसको क्या कहते हैं? डिवीजन देयरऑफ इनटू शेयर्स ऑफ फिक्स अमाउंट, मतलब बता देता है कि यार कितने शेयर्स होंगे। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक चीज आपको बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आपने लिख दिया कि आपका जो ये है, क्या नाम है, शेयर कैपिटल कितना है? शेयर कैपिटल है आपका 10 लाख। अच्छा, फिर आपको लिखेंगे इसमें आगे क्या लिखेंगे? कंप्राइजिंग ऑफ 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। सही है, इस तरह लिखेंगे ये कि शेयर कैपिटल कितना है? 1 मिलियन है, कंप्राइजिंग ऑफ 1 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच। 1 लाख को मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे, 1 मिलियन बन जाएगा। वो यहाँ क्या कह रहा है? यही कह रहा है, द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल विच द कंपनी प्रोपोजेस टू बी रजिस्टर्ड। मतलब क्या? 1 मिलियन ये which the company proposes to be registered, company is proposed to be registered with this amount। सही है। फिर वो क्या कहता है? and the division thereof into shares of a fixed amount, डिवीजन thereof into share of a fixed amount। सही है। शेयर डिवीजन ये आ गई शेयर की, फिक्स अमाउंट कितना है? 10 रुपए। सही है, समझ में आ गया बच्चों? नॉट फॉर गारंटी लिमिटेड नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। अगर गारंटी लिमिटेड और नॉट हैविंग शेयर कैपिटल हो तो वहां पे एक अलग हिसाब किताब होता है। वो क्या होता है? वो नीचे वाले में आ रहा है। अच्छा, नीचे क्या कह रहा है? अमाउंट दैट ईच मेंबर अंडरटेक्स टू कंट्रीब्यूट टू द एसेट्स ऑफ द कंपनी इन द इवेंट ऑफ इट्स बीइंग वाउंड अप व्हाइल ही इज अ मेंबर और विद इन 1 ईयर आफ्टर। ये कौन सी कंपनी की बात हो रही है? ये कौन सी कंपनी की बात हो रही है? पॉइंट नंबर 7 में बता दो मेरे बच्चों, बता दो। सब पढ़ा हुआ है हमने। मेंबर किसमें अंडरटेक करता है कंट्रीब्यूट करने के लिए? ये कौन सी कंपनी का मेंबर होता है? बताओ, सब बताओ जल्दी। हमजा, गुड। बताओ यार, बताओ बच्चों, कौन सी कंपनी होती है ये? नहीं नहीं अलीना, नहीं, क्या हो गया है? पब्लिक लिमिटेड कहाँ से हो गया? क्या हो गया भाई? देखो, सुनो सुनो, ये क्या हो गया तुम लोगों के कॉन्सेप्ट को? रोजा लग गया है क्या? हमजा, क्या हुआ भाई, क्या कह रहे हो? चलो मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, ये तो बड़ी अजीब सी बात की है आप लोगों ने। भूल गए आप लोग? पब्लिक लिमिटेड जो भी लिमिटेड कंपनी होती है, लिमिटेड बाय, हमने पढ़ा था लिमिटेड बाय शेयर्स होती है। सही है। तो जो भी प्राइवेट कंपनी हो या पब्लिक लिस्टेड हो, पब्लिक अनलिस्टेड हो, लिमिटेड बाय शेयर्स होती है। उसमें जो उसका शेयर कैपिटल होता है, या जो उसका फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स होती है, या जो उसका इनिशियल कैपिटल जो वो इन्वेस्ट करता है, वो उसी के लिए लायबल होता है। सही है। जब भी कंपनी खत्म होगी तो उस फेस वैल्यू ऑफ द शेयर कैपिटल तक के लिए लायबल होगा, उससे अलावा उसको कुछ नहीं होगा। फिर एक कंपनी थी गारंटी लिमिटेड। गारंटी लिमिटेड में क्या था? जो नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है, एक तो हैविंग शेयर कैपिटल है, उसका सेम ट्रीटमेंट है कि अपने शेयर कैपिटल के अमाउंट तक के लायबल होगा। नॉट हैविंग शेयर कैपिटल में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि भाई वो जो वहां पे जो मेंबर होगा वो एक अमाउंट को अग्री करेगा कि वो एक सर्टेन अमाउंट कंट्रीब्यूट करेगा टुवर्ड्स द एसेट ऑफ द कंपनी। कब करेगा? इन द इवेंट ऑफ वाउंड अप, जब कंपनी वाइंडिंग अप में जाएगी तो वो एक सर्टेन अमाउंट जो उसने कमिट किया है, वो कमिटमेंट अमाउंट, वो कमिटेड अमाउंट जो होगा वो मेमोरेंडम में डाला जाएगा। तो वो कमिटेड अमाउंट जो है वो लायबल होगा उस अमाउंट तक के लिए। क्या याद आया कुछ? याद आया? हमजा, अलीना,
तुम लोगों ने पब्लिक कैसे लिखा? रोजा लग गया है क्या? याद आया? सही से बताओ, हमजा अलीना याद आया? बाकी बच्चे क्यों खामोश हैं? हाँ हाँ वाजिद, गारंटी लिमिटेड सही है। अलीना, याद आया आपको? कुछ आया? कुछ क्यों आया भाई? ये तो मैंने पूरा पढ़ाया था, चले इसको रिवाइज करें। लेकिन लॉ में ही होता है, रिवाइज करना है आपने। चलो, अब जो मैंने बोला वो तो समझ में आ गया। अलीना, चलो चलो सही है, हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम। अच्छा, अमाउंट दैट ईच मेंबर अंडरटेक्स टू कंट्रीब्यूट टू द एसेट्स ऑफ द कंपनी इन द इवेंट ऑफ इट्स बीइंग बाउंड अप while he is a member or within 1 year afterward। गारंटी लिमिटेड में जो है नॉट हैविंग शेयर कैपिटल में मेंबर की लायबिलिटी कंटिन्यू रहती है 1 ईयर तक। ये हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। वो जो अमाउंट अंडरटेक करता है तो कंट्रीब्यूट के वाइंडिंग अप में इतना अमाउंट में कंट्रीब्यूट करूंगा, वो उसके मेंबर रहने तक भी होती है और उसके मेंबर होने के बाद भी होती है। सही है। लेकिन मेंबर होने के 1 साल बाद होती है, 1 साल बाद तक होती है, लेकिन 1 साल बाद तक उस उन इवेंट्स के लिए होती है, उन अग्रीमेंट्स के लिए होती है जो उसने किए हों या जो कंपनी ने किए हों एट द टाइम व्हेन ही वाज अ मेंबर। फॉर एग्जांपल, 1 जनवरी 2020 को एक मेंबरशिप उसकी खत्म हो गई, तो वो लायबल कब तक है? 31 दिसंबर 2020 तक। लेकिन वो 31 दिसंबर 2020 तक तो लायबल है, 1 जनवरी 2020 को वो मेंबर नहीं रहा, खत्म हो गया मेंबर, छोड़ दी उसने मेंबरशिप, लेकिन वो 31 दिसंबर 2020 तक लायबल है। गौर से सुनो, लेकिन वो जो 31 दिसंबर 2020 तक लायबल है वो उन इवेंट्स के लिए लायबल है जो 1 जनवरी 2020 से पहले हुए हो। फॉर एग्जाम्पल, एक अग्रीमेंट जून में किया गया हो, जून 2020 में, तो वो उसके लिए लायबल नहीं है। वो सिर्फ उन चीजों के लिए लायबल है जो जनवरी 2020 से पहले के किए गए हों। समझ में आ रहा है? इसको रीड करते हैं हम। The amount that each member undertakes to contribute to the assets of the company in the event of its being wound up while he is a member or within 1 year afterwards। सही है, 1 साल के लिए लायबल है। फॉर पेमेंट्स ऑफ द डेट एंड लायबिलिटीज ऑफ द कंपनी कॉन्ट्रैक्टेड। देखो, मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ, जो मैंने बात की वही बता रहा है। पेमेंट्स ऑफ द डेट एंड लायबिलिटीज ऑफ द कंपनी कॉन्ट्रैक्टेड। कॉन्ट्रैक्टेड मतलब जो अग्रीमेंट वगैरह हुए हो, जो भी अग्रीड हुआ बिफोर ही सीजेस टू बी अ मेंबर, मतलब उसके मेंबर खत्म, मेंबर होने तक, या मेंबर जो मेंबरशिप खत्म होने से पहले तक। दोनों का एक ही मीनिंग है। मेंबर होने तक या मेंबरशिप खत्म होने से पहले तक जो भी उसने अग्रीमेंट वगैरह की हो कंपनी ने, क्यों, उसके लिए वो लायबल होगा 1 साल तक, उसके बाद नहीं। The cost, charges and expenses of winding up and for adjustment of the rights of the contributories among themselves। सही है। ये क्या होता है? द कॉस्ट, चार्जेस एंड एक्सपेंसेस ऑफ बाइंडिंग, मतलब बाइंडिंग अप में कोई भी खर्चे, कंपनी बाइंडिंग अप में जा रही है, बाइंडिंग अप में खर्चे होते हैं सारे, आपके ऑडिटर आता है और अकाउंट्स खत्म होते हैं, आपकी नाम खत्म होता है, तो आपकी कंपनी बिल्कुल स्ट्राइक ऑफ हो जाती है एससीपी से, तो ये सारी चीज़ों के अपने अपने खर्चे होते हैं। सैलरीज दी जाती हैं सारे, जब तक एम्प्लॉयज हैं, जो जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। अच्छा, इसका क्या मतलब है? एंड मैं देखो, अब थोड़ा सा गौर से सुनो। फॉर एडजस्टमेंट ऑफ राइट्स ऑफ कंट्रीब्यूटरीज अमंग देमसेल्फ। देखो, इसका ये मतलब है कि आपकी 5 मेंबर्स थे, 5 मेंबर की 10 लाख रुपए सबने अग्री किया हुआ था कंट्रीब्यूट करने के लिए। सही है। आप चले गए 1 जनवरी 2020 को। सही है। जून 2020 को कंपनी खत्म हो गई। सही है। तो वो 4 मेंबर ने एक 10 लाख रुपए तो अपने कंट्रीब्यूट कर दिए। सही है। और जो बाकी जो लाइबिलिटी थी वो भी कर दी उन्होंने। सही है। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने, तो सॉरी, बाकी नहीं, उन्होंने फॉर एग्जाम्पल 35 लाख रुपए कंट्रीब्यूट किए। 4 मेंबर थे, 36 लाख किए। सही है। तो आप तो एक चले गए। सही है। आप एक चले गए, लेकिन उन्होंने सबने मिला के 36 लाख रुपए कंट्रीब्यूट किए। 36 चल के राउंड कर लेते ताकि 5 में बैठ जाए, 40 कर लेते हैं। मैं रिपीट करता हूँ, 5 मेंबर थे, आप चले गए 1 जनवरी को, 30 जून को आपकी कंपनी वाइंड अप हो रही है। सही है। तो ये उन जो 4 मेंबर्स थे, उन चारों मेंबरों ने 40 मिलियन कहे, 40 लाख कहे, उन्होंने खर्च कर दिए कंपनी की वाइंडिंग अप में, इसमें उसमें खर्चे में। तो वो ये राइट रखते हैं कि आपसे आपका हिस्सा लिया जाए। 40 लाख डिवाइड बाय 5 करेंगे, 8 लाख ईच होगा, आपसे 8 लाख रुपए लेंगे। उन्होंने अभी 10 लाख रुपए लगा दिए, लेकिन वो ये राइट रखते हैं कि आपसे, आप क्योंकि आपको 1 साल नहीं हुआ, आपसे वो पैसा डिमांड करें कि हमारा 40 लाख रुपए खर्चा हुआ है, और आप 40 लाख डिवाइड बाय 5 करेंगे। हमने अभी डिवाइड बाय 4 करके 10-10 लाख रुपए सबने दे दिए, लेकिन चूंकि आपका अभी टाइम है, आप 1 साल नहीं हुआ आपको गए हुए, तो आप हमें 8 लाख रुपए शराफत से दे दीजिए। समझ में आया? थोड़ा एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था बच्चों, मुझे बताओ समझ में आया?
सब बच्चे से मुझे सुनना है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये बच्चों को मुझे बताओ, ये समझ में आया? ये एडजस्टमेंट ऑफ राइट ऑफ कंट्रीब्यूटरीज वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया? सब बताओ। चलो मैं एक दफा और समझाता हूँ, एक दफा और समझाता हूँ। सही है, सही है, सुन लो एक दफा और समझाता हूँ। देखो एडजस्टमेंट ऑफ राइट ऑफ कंट्रीब्यूटरी, वो देखो पहले तो उसने कहा कि यार देखो आपकी जो गारंटी लिमिटेड है नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, वहाँ पे मेंबर जो है वो 1 साल तक लायबल रहता है उस सम के लिए जो उसने अग्री किया है कंट्रीब्यूट करने के लिए। सही है, 1 साल तक लायबल रहता है। 1 साल के लिए लायबल रहता है, वो किन किन चीज़ों के लिए लायबल रहता है? वो कहता है 1 साल के लिए उन चीज़ों के लिए लायबल रहता है जो कि डेट्स और लाइबिलिटीज हो, जो उसने की हो, कंपनी ने की हो, बिफोर द मेंबर सीरीज टू बी मेंबर, बिफोर द पर्सन सीरीज टू बी मेंबर। मतलब क्या, 1 जनवरी को आप चले गए 2020 को, 30 जून को कंपनी खत्म हो रही है, या कंपनी को किसी चीज का, कंपनी को मतलब लाइबिलिटी देनी है, खत्म नहीं हो रही, खत्म वाली नीचे एग्जाम वाली, नीचे वाली एग्जाम्पल है, 30 जून को कोई एक लाइबिलिटी आ गई है, सही है, और आपको, और वो लाइबिलिटी कब की है? आपके जाने से पहले पहले की है, तो आप लायबिल हैं। अगर आपके जाने से बात की, फरवरी 2020 को एग्रीमेंट किया था, वो एग्रीमेंट के पैसे नहीं दे सके, हम कोई भी चीज मंगवाई हमने बाहर से, वैसे नहीं दे सके, तो आप लायबिल नहीं है। इसमें लिखा हुआ है कि आप, इसमें लिखा हुआ है कि आप उन चीजों के लिए लायबिल होंगे जो आपका, आपकी जो अग्रीमेंट वगैरह हुई हो बिफोर यू सीज टू बी मेंबर, मतलब आपके मेंबरशिप खत्म होने से पहले पहले। ये दूसरा वो क्या कह रहा है कि आप जो 1 साल वाली जो ऊपर बात की उसने, कि उसमें ये कह रहा है कि भाई आपके कॉस्ट चार्जेस, अभी यार चैट में, सही है। अच्छा फिर वो ये कह रहा है भाई, जिसको आवाज नहीं आ रही वो अपने पास अपने एंड पे चेक करे। अच्छा दूसरा वो ये कह रहा है भैया कि आपके जो भी, अच्छा देखो सुनो बच्चों को और सुनो, यही तुम लोगों को समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। वो कह रहा है कि भाई देखो, आप मेंबर थे, सही है, आपकी कंपनी वाइंड अप हो गई, सही है, आपकी, आप मेंबर थे, 1 जनवरी को आपने मेंबरशिप खत्म कर दी, 30 जून 2020 को, ये तुम लोग कहीं लिख लो, ऐसा करो इसको ना, कहीं लिख लो। 5 मेंबर थे, सबने कहा था कि हम 10 लाख कंट्रीब्यूट करेंगे, 5 मेंबर थे, सबने कहा था 10 लाख कंट्रीब्यूट करेंगे। अच्छा एक मेंबर चला गया 1 जून 2020 को, 5 मेंबर थे, सबने कहा था 10 लाख कंट्रीब्यूट करेंगे, एक मेंबर चला गया 1 जनवरी 2020 को, 30 जून 2020 को कंपनी वाइंड अप हो रही है। अच्छा अब जो 4 मेंबर थे, चारों ने क्या किया, खर्चा कर दिया, सारा सारा खर्चा कर दिया, सही है, खर्चा कर दिया, कितना खर्चा कर दिया, 40 लाख, 10 10 लाख सबने कंट्रीब्यूट करने को अग्री किया था, लेकिन 40 लाख रुपए उन 4 मेंबर्स ने खर्चा कर दिया। अच्छा अब क्या हुआ कि वो जो 4 मेंबर हैं, वो जो 5वां मेंबर है जो जा चुका है, उसको कह सकते हैं कि भैया ये हमने जो पैसा खर्चा किया है इसमें आप भी, आपको भी हिस्सा डालना है। क्यों डालना है? क्योंकि लॉ कहता है कि आप 1 साल तक लायबिल हैं, सही है, 1 साल तक लायबिल हैं आप। तो आप क्या करें, आप अभी सिर्फ 6 महीने हुए आपको, कहीं आप शराफत से हमें 8 लाख रुपए दे दें, 40 लाख को हम डिवाइड बाय 5 करते हैं, और आप इसमें से 8 लाख रुपए हमें दे दें, और हम आपस में बांट लेंगे जो हमने पूरा खर्चा किया आपके ब्याह पे भी। अब समझ में आया? अब समझ में आया? बताओ अब समझ में आया? सब बताओ ना यार, एक एक दो दो नहीं बताओ, सब बताओ। चलो मैं अब एक सवाल पूछता हूँ, समझ में आ गया तुम लोग? क्या अब मुझे इस सवाल का सही जवाब चाहिए तो मैं मानूंगा कि हाँ समझ में आया। यहाँ मैंने एक बात की थी कि यार ये वो उन चीजों के लिए लायबिल होगा जो उसकी मेंबरशिप खत्म होने से पहले हो, यहाँ बुलेट नंबर 1 में। और यहाँ मैं कह रहा हूँ कि यार वाइंडिंग अप तो बाद में हो रही है, 30 जून को हो रही है, वो चला तो 1 जून को, 1 जनवरी को गया था, फिर वो क्यों लायबिल होगा? मैं सवाल रिपीट करता हूँ, मैं सवाल रिपीट करता हूँ, इससे एक सिनारियो बेस भी बन सकता है कि ऊपर मैंने कहा कि यार वो 1 साल के लिए लायबिल होगा उन लाइबिलिटीज के लिए जो उसकी मेंबरशिप के टाइम पे हुई हो, उसके बाद हुई हो तो वो नहीं होगा। नीचे मैं कह रहा हूँ कि यार वो 1 जनवरी को गया और वाइंडिंग अप हुई 30 जून को, फिर भी वो लायबिल है, क्यों? सोचो और मुझे जवाब दो, सोचो और जवाब दो।
सोचो, जवाब दो, सारे बच्चों दो जवाब। नहीं वाजिद, जवाब सही नहीं है आपका। मैंने बहुत टाइम लगाया इस टॉपिक पे। देखो जो चीज़ मुश्किल होगी, जो चीज़ टेक्निकल होगी, जो चीज़ समझने वाली होगी ना, उस पर टाइम लगाएंगे। हम पिछले 20 मिनट से ये चीज़ पढ़ रहे हैं। सही है। अब जो चीज़ बिल्कुल टेक्निकल नहीं होगी, नेम वगैरह की है, बिल्कुल सिंपल है, डिसेप्टिव है, ये है, रटने वाली चीज़ें, तो हम इसको आगे भागेंगे। तो ये थोड़ा तेज पढ़ेंगे, तो ये चीज़ थोड़ी सी आप लोग भी समझिएगा। ये नहीं समझिएगा कि पेल दिया, पेला कुछ नहीं है। जो चीज़ में टाइम लगना चाहिए उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, बेफिक्र रहें। चलो मैं जवाब देता हूँ उसका। मेरे हिसाब से किसी ने भी सही नहीं दिया जवाब। मैं जवाब देता हूँ, मेरा जवाब सुनेंगे सब। देखो उसने कहा, देखो लॉ ने देखो स्पेसिफिकली लिखा हुआ है। लॉ कह रहा है कि देखो जब बात आएगी डेब्ट्स और लायबिलिटीज की ना, तो जब तो तुम पे वही चीजें एप्लीकेबल होंगी जो तुम्हारे टाइम पे हुई हो। देखो ना, इसके सिंपल सी बात है ना यार। अब एक डेट लायबिलिटी है यार, वो जानबूझ के तुम्हारे मेंबरशिप होने के बाद कर दें तुम्हें फंसाने के लिए। तो ये तुम 1 जनवरी को गए, उन्होंने कहा चलो यार इससे दुश्मनी निकालते हैं, इसकी वाट लगा देते हैं। सही है। इसको भी इससे पैसे ही पैसा पकड़ते हैं, डिफॉल्ट कर जाते हैं। डिफॉल्ट कर दिया, सही है, उस बेचारे का पैसा भी लग गया, हालांकि उसमें उसने कुछ किया ही नहीं था। भाई देखो डेट और लायबिलिटी जब ली गई तो उससे तो पूछा ही नहीं गया, वो तो मेंबर ही नहीं था। वो ये कह रहे हैं कि यार कोई भी लायबिलिटी हो, डेट हो, क्रेडिटर से पैसा लियो, बैंक से पैसा लियो, तो यार उन चीजों पे ना उस बेचारे का कोई अमल दखल ही नहीं था, उसको क्यों फंसवाएं हम। ये ना हो कि यार वो बेचारा फंस जाए जिस चीज में उसने कुछ किया ही नहीं, वो फंस जाए। जब भी उसमें कहा गया कि यार डेट और लायबिलिटी, वो डेट और लायबिलिटी जो उसके टाइम पे की गई है। अच्छा, फिर जब वाइंडिंग अप की बात की, उसने वाइंडिंग अप में उसने ऐसी कोई चीज नहीं लिखी कि उसके के उस टाइम पे हो जब वो मेंबर हो। तो जब मेंबर होगा तो फिर तो वो बात ही नहीं हुई ना। जो मेंबरशिप होगा तो वो 1 ईयर वाली बात ही नहीं आएगी। समझ रहे हो? देखो जो वाइंडिंग अप अगर वो कह देता कि भाई मेंबरशिप के दौरान हो, तो फिर तो ऊपर वाले सेंटेंस से कनेक्ट ही नहीं करता ना कि ही मेंबर अंडरटेक टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड द एसेट ऑफ द कंपनी व्हाइल ही इज अ मेंबर और विद इन 1 ईयर। 1 ईयर वाली बात तो एप्लीकेबल ही नहीं होती। तो उसने क्या कहा है ऊपर, और विद इन 1 ईयर फॉर। 1 ईयर फॉर किस चीज पे कहा है उसने? पेमेंट ऑफ डेट एंड लायबिलिटी। लेकिन पेमेंट ऑफ डेट एंड लायबिलिटी में से उसने वो डेट एंड लायबिलिटी एक्सक्लूड कर दी जो उसके मेंबरशिप की बात हो। लेकिन बाइंडिंग अप में उसने ऐसी कोई बात नहीं की। देखो लॉ ने लिखा है, इसमें कोई टेक्निकलिटी नहीं थी, इसमें सिर्फ वर्डिंग का गेम था। जो मैंने आपसे पूछना चाह रहा था कि आप लोगों ने कितना पिक किया। तो इसका आंसर क्या है? आंसर इसका ये है, इसमें एक सिनेरियो बन सकता है ना कि यार वो फाने फाने बंदे से एक बंदा था मिस्टर अहमद। अहमद साहब गए, अहमद साहब ने मेंबरशिप छोड़ दी 1 जनवरी 2020 को, और वाइंडिंग अप 2 जून 2020 को। और वो उनके जो पुराने मेंबर्स थे, जो एग्जिस्टिंग मेंबर है, उन्होंने पैसा मांगा कि भाई 1 साल के अंदर, 1 साल अभी आपको पूरा नहीं हुआ, आप ये पैसा दें। और मिस्टर अहमद जो है वो कह रहे हैं भाई ये तो वाइंडिंग अप तो मेरे जाने के बाद हुई है, मैं तो लायबिल नहीं हूँ। कमेंट ऑन द व्यू पॉइंट ऑफ अहमद। सिंपल एक 5 नंबर का सवाल बन सकता है। तो आप पे लिखेंगे कि एज पर लॉ, सही है, आप मेंबर इज लायबिल टू कंट्रीब्यूट टू द एसेट ऑफ द कंपनी इन द इवेंट ऑफ इट बीइंग वाउंड अप व्हाइल ही इज अ मेंबर। लिखा है उसने। वाउंडिंग अप में, वाइंडिंग अप में दोनों चीजें लिखी है ना उसने, व्हाइल ही इज अ मेंबर और विद इन 1 ईयर आफ्टरवर्ड्स। तो फॉर किस चीज के लिए वाइंडिंग अप में, किस चीज के लिए लायबिल है? मेंबरशिप के दौरान और मेंबरशिप के बाद। कॉस्ट, चार्जेस, एक्सपेंसेस ऑफ वाइंडिंग अप। कोई भी कॉस्ट, चार्जेस, एक्सपेंसेस ऑफ वाइंडिंग अप एंड फॉर एडजस्टमेंट ऑफ राइट ऑफ कंट्रीब्यूटरी। देयरफॉर अहमद कंटेंशन, अहमद क्लेम, अहमद व्यू पॉइंट इज इनकरेक्ट। ही हैज टू पे फलाना फलाना अमाउंट, जो भी उसने सिनारियो बनाया होगा, कितना अमाउंट मांग रहे हैं वो, ये वो मांग रहे हैं, वो देना है, वो देना है अहमद को। सिंपल सा सवाल होगा। आप लोगों को नहीं कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, नहीं सही तरीके से सुना हुआ होगा, तो आप लोग अनशन लिख के आएंगे। सही सुना होगा, टीचर की बात सही समझी होगी, इस तरह मैं बता रहा हूँ, प्रैक्टिस की होगी इस तरह के। तो देखो मैं जो सवाल बनाता हूँ ना, इस लेवल पे आएगी, आपने अभी तक पूछा नहीं है। जो लास्ट टाइम मैंने एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट से बनाया था, आप लोगों ने 2-3 ने सॉल्व किया था, गलत किया था सबने, क्योंकि उस लेवल पे आएगी अब गया नहीं है, लेकिन कभी भी जा सकता है। तो एक हमें प्रिपरेशन, हम क्लास में मुश्किल चीजें करेंगे तो हमें पेपर आसान लगेगा। हम जब क्लास में सिंपल सिंपल चीजें कर देंगे, रीडिंग करके छोड़ देंगे, पासों पे तवज्जो नहीं देंगे, तो फिर पेपर में मुश्किल लगेगा। तो यही वजह है कि टेक्निकल चीज बनाने का, सवाल को कराने का। समझ में आया? अब समझ में आया? आंसर समझ में आया इसका, ऐसा क्यों है? देखो मेंबर बनने से पहले की लायबिलिटी पे लायबिल होगा, वो लायबिल होगा। ये हम आगे पढ़ेंगे। मेमोरेंडम जब आप साइन करते हैं ना, तो मेमोरेंडम जब बनता है तो मेमोरेंडम में ये होता है कि सारे लॉज एंड रेगुलेशन जो है वो फ्यूचर मेंबर पे भी अबाइड होते हैं। होगा, बिल्कुल होगा।
मेंबर बनने से पहले कोई भी लायबिलिटी होगी तो उसके लायबिल होगा। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया बच्चों? देखो अपने 20-25 मिनट से पढ़ रहे हैं इसको, सब समझ में आ जाना चाहिए। ये सब बच्चे लिखो, समझ में आ गया? अंडरटेकिंग क्लॉज का, अंडरटेकिंग क्लॉज कौन सा है रीना? अंडरटेकिंग क्लॉज कौन सा वाला है, मुझे हाईलाइट करो। यार ये अंडरटेकिंग कोई भी हो सकती है अली ना, अंडरटेकिंग ना ये कोई भी हो सकती है। कि वो कह रहा है कोई कोई भी ऐसी अंडरटेकिंग नहीं कि कमीशन कहता है कि लगा दो अंडरटेक, मतलब कि यार आप ओ टाइप की चीज होती है कि अंडरटेक करते हैं कि यू विल नॉट डू दिस, यू विल नॉट डू दिस, यू विल नॉट डू दिस, आप कोई भी अनलॉफुल बिजनेस में नहीं होंगे, कोई भी गलत काम नहीं करेंगे, कोई भी फॉर द टाइम बिंग इन्फोर्स लॉ होगा उसके उसके खिलाफ नहीं करेंगे, ये उस पर अंडरटेकिंग वो कह सकता है कि आप इस पे मेमोरेंडम पे लगा के साइन करवा दें। गारंटी वाले में तो सिर्फ बाइंडिंग अप के लिए होता है, क्या मतलब है वाजिद? आपका सवाल में सही समझ नहीं पाया, मुझे दोबारा पूछो सही तरीके से। गारंटी वाले में तो सिर्फ वाइंडिंग अप के लिए होता है, क्या मतलब? मैं आपका सवाल मेरे बच्चे समझ नहीं पाया। सर मेंबर के लेफ्ट होने के 1 साल के अंदर अगर कंपनी वाइंड अप हो तो सिर्फ वो लायबिल हो, है ना? एंड वो कितना लायबिल होगा मैक्सिमम? देखो, जब मेंबर के लेफ्ट होने के 1 साल तक लायबिल होगा वो किस चीज के लिए होगा? एक तो होगा वो वाइंडिंग अप के खर्चों के लिए, सही है। और दूसरा वो उन डेट्स और लायबिलिटीज के लिए होगा जो उसके टाइम पे हुए हों, उसके बाद जो हुए हों उस पर नहीं होगा, सही है हमजा? 1 साल बाद के लिए वो लायबिल होगा, बिल्कुल होगा। दो चीजों के लिए होगा, एक तो वाइंडिंग अप के खर्चों के लिए होगा और उन डेब्ट्स और लायबिलिटीज के लिए होगा जो उसके टाइम पे किए गए हों या उसके मेंबर बनने से पहले किए गए हों। वाजिद तुम्हारा सवाल मैं दोबारा पढ़ता हूँ, रुक जाओ। गारंटी वाले वाइंडिंग अप के लिए भी होगा और उसमें भी उसके लिए भी होगा ना, क्या नाम है, लायबिलिटी लायबिल फॉर डेथ भी होगा, क्यों नहीं होगा? अगर कोई गारंटी लिमिटेड कंपनी है तो उसमें भी डायरेक्ट क्यों नहीं होगा, दोनों चीजों पे होगा। लायबिल फॉर डेट भी होगा लेकिन वो डेट जो उसके मेंबरशिप के दौरान हो, जब वो मेंबर था। तो सही है वाजिद, समझ में आ गया मेरे बच्चे? समझ में आ गया? मेंबर के बाद अगर कोई लाइबिलिटी है तो नहीं होगा। मेंबर बनने के बाद, मेंबरशिप से खत्म होने के बाद अगर उसकी कोई लाइबिलिटी है उस पर नहीं होगा, लिखा हुआ है उसमें स्पेसिफिकली, आप रीड करें। यही लिखी हुई है कि वाइल ही वाज अ मेंबर बिफोर ही सीजेस टू बी अ मेंबर, मतलब उसकी मेंबरशिप खत्म होने से पहले जो जो लाइबिलिटी होगी बस वही होगी। मैंने एग्जांपल में भी सभी तो यही तो चीज समझाई है। आगे बढ़ूं? चलो, चलो यार हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा टेक्निकल था, देखो इस पर टाइम लगाया हमने। Okay, no subscriber of the memorandum shall take less than one share, and each subscriber of the memorandum shall write opposite to his name the number of shares he agrees to take. अच्छा हम क्या पढ़ रहे हैं अभी? हम ये मेमोरेंडम पढ़ रहे हैं। मेमोरेंडम में क्या क्या होता है? पहले हमने पढ़ा कि कंपनी का नाम आ जाएगा, उसके बाद उसका स्टेटस आ जाएगा, फिर उसका कहाँ प्रिंसिपल एंड ऑफ बिजनेस आ जाएगा, रजिस्टर्ड ऑफिस आ जाएगा, फिर वो उसने बता दिया कि लायबिलिटी ऑफ द मेंबर लिमिटेड है, वो आ जाएगा जहाँ शेयर कैपिटल होगा। जहाँ जहाँ गारंटी लिमिटेड नॉट हैविंग शेयर कैपिटल होगा वहाँ उसने बता दिया कि भाई आप नाम अपना अमाउंट बता देंगे कि कितना अंडरटेक करते हैं, सही है, कंट्रीब्यूट करने के लिए, सही है। अच्छा इसके बाद वो कह रहा है कि यार सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम, सब्सक्राइबर को होता है जो इनिशियल लोग जो होते हैं ना, जो कंपनी बना रहे होते हैं, वो उससे लॉ कहता है सब्सक्राइबर, सब्सक्राइब करते हैं आप, सही है, इनिशिएट करते हैं। कंपनी के ओनर्स होते हैं इनिशियल ओनर्स, ये होता है सब्सक्राइबर। तो वो कहता है कि सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम जो होगा ना वो कम से कम एक शेयर लेगा और अपने नाम के साथ अपने शेयर लिख देगा मेमोरेंडम के अंदर। इस तरह आप मेमोरेंडम के अंदर कंपनी का नाम आएगा, रजिस्टर्ड एड्रेस आएगा, प्रिंसिपल एंड बिजनेस आएगा और शेयर कैपिटल आएगा, ऑथराइज कैपिटल आएगा। इसी तरह सब्सक्राइबर का नाम आएगा एक कॉलम में, सब्सक्राइबर के नाम उसी के नेक्स्ट कॉलम में उसके नंबर ऑफ शेयर्स टेकन बाय डेट सब्सक्राइबर आएगा। आप जब कंपनी बना रहे होते हैं तो आपको बताना होता है कि आपके कितने सब्सक्राइबर हैं, सही है। तो सब्सक्राइबर आप जब एससीसीबी को बताते हैं तो मेमोरेंडम में आपने उनके नाम भी लिखना है और उनके आगे उनका नंबर ऑफ शेयर्स भी लिखना है।
सही है। अच्छा, मेमोरेंडम टू बी प्रिंटेड साइन एंड डेटेड। अच्छा, ये बिल्कुल ही सिंपल सा टॉपिक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसको हम बस जल्दी से रीड करते हैं। सही है। द मेमोरेंडम शैल बी प्रिंटेड डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ। डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ मतलब पैराग्राफ में ऐसा नहीं कि जहाँ एक लाइन ए शुरू किया और वो आखिरी पेज तक चलने, कोई लाइन का रास्ता नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, ऐसा नहीं होगा। डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ, नंबर कंसेक्यूटिवली, नंबर उनका हर पैराग्राफ का नंबर देंगे आप। साइंड बाय एवरी सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम एंड डेटेड, डेटेड होना चाहिए, साइंड होना चाहिए एवरी सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम। द सब्सक्राइबर शैल ऐड इज प्रेजेंट नेम इन फुल, मतलब प्रेजेंट नेम मतलब आजकल उसका नाम क्या चल रहा है, तो उसको घर में मुन्नू चुन्नू कहते हैं, तो मुन्नू चुन्नू नहीं लिखना, उसका जो नाम है वो लिखना है। इज ऑक्यूपेशन, क्या ऑक्यूपेशन है, क्या करता है वो, एमबीए है, डॉक्टर है, क्या है। एंड फादर नेम, फादर नेम बाप का नाम लिख दे। इन केस ऑफ मैरिड वुमेन, शादीशुदा औरत है तो, या बेवा है विडो, हर हस्बैंड नेम और डिसीज हस्बैंड नेम, मियाँ का नाम या जो इंतकाल हो गया मियाँ, एक्स हस्बैंड या एक्स हस्बैंड तो नहीं सॉरी, मतलब जिसकी डेथ हो गई है उनका, इन फुल। नेशनलिटी लिखते हैं पाकिस्तानी है क्या है। यूजुअल रेजिडेंशियल एड्रेस, अरे अक्सर आप देखते हैं कि बंदे के एनआईसी पे कुछ और एड्रेस होता है और कहीं रह कुछ कहीं और रहा होता है, तो यूजुअल रेजिडेंशियल एड्रेस का मतलब वो है कि जहाँ वो रहता है। सही है। एंड सच अदर पर्टिकुलर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब, या और कुछ कमीशन मांगता है तो वो उसको भी दे दे। इन द प्रेजेंस ऑफ विटनेस हु शैल अटेस्ट द सिग्नेचर एंड शैल लाइकवाइज ऐड इज पर्टिकुलर। जो मेमोरेंडम होगा ना, मेमोरेंडम एंड में विटनेस हो रहा होगा, कोई भी विटनेस कर सकता है इसको, कंपनी का बंदा हो, उसका रिश्तेदार हो, दोस्त हो, पड़ोसी हो, कोई भी विटनेस कर सकता है। विटनेस में वो ये क्या है, विटनेस का मतलब ये होता है कि यार ये जो इन्फॉर्मेशन दी गई है सारी करेक्ट है एज टू माई नॉलेज। सही है, सिंपल बताइए, बताओ समझ में आ गया, आगे बढ़े। डिसीज मतलब जिससे जो जिसका हस्बैंड मर गया हो, डिसीज मतलब मर गया हो। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। सिंपल सा था, इसमें कुछ खास चीज होती नहीं। मेमोरेंडम टू बी प्रिंटेड ऐसे हो गया। अच्छा, इसके बाद है अल्टरेशन ऑफ द मेमोरेंडम। देखो मैंने हमने ऊपर चीज पढ़ी थी कि यार आपको अभी नाम चेंज करेंगे ना तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है। तो उस वक्त मैंने एक चीज बताई थी कि यार मेमोरेंडम में कोई भी चेंजेस आएगी ना तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होता है। तो चूंकि नाम मेमोरेंडम के अंदर आता है, आप नाम चेंज कर रहे हैं तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है। सही है। और मेमोरेंडम में वो कह रहा है कोई भी अल्टरेशन करेंगे ना तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है। स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होता है हमने पढ़ा हुआ है, 75% और मोर जिस पे अग्री करें मेंबर्स इंटाइटल्ड टू वोट, दैट इज कॉल्ड स्पेशल रेजोल्यूशन। तो स्पेशल रेजोल्यूशन मेमोरेंडम आप कब कब चेंज कर सकते हैं, धारा मेमोरेंडम में बहुत बेसिक सी इन्फॉर्मेशन आती है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन को चेंज करने के लिए हो सकता है। जैसे क्या है, चेंज द प्लेस ऑफ ए रजिस्टर्ड ऑफिस। फॉर एग्जाम्पल पहले आपका रजिस्टर्ड ऑफिस कराची में था, तो आप इस्लामाबाद शिफ्ट कर रहे हैं उसको, तो आप हेड ऑफिस आपका इस्लामाबाद जा रहा है, आपने कहा चलो यार मेरा कॉरेस्पॉन्डिंग जो एड्रेस होगा वो भी यही होगा, तो आप क्या कह सकते हैं कि यार चेंज कर दिया। तो अच्छा, चेंज द प्लेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, क्या क्या किस किस सूरत हाल में चेंज हो सकता है, फ्रॉम वन प्रॉमिस टू अनदर। इस तरह मैंने बोला यार मैंने कराची में था, अब लाहौर चला गया, तो सिंध से पंजाब हो गया। सही है, फ्रॉम वन प्रोविंस टू अनदर। और इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी, या कराची से इस्लामाबाद चला गया, एंड वाइस वर्सा, इस्लामाबाद से कराची आ गया। सही है। या पंजाब से लाहौर से कराची आ गया, लाहौर पंजाब में था, ये सिंध में था, फ्रॉम वन प्रोविंस टू अनदर हो गया। और क्या है, यानी वन प्रोविंस और इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी टू अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ प्रोविंस, एंड वाइस वर्सा। सही है। तो वही है, क्या आप ऐसा पार्ट ऑफ प्रोविंस नॉट फॉर्मिंग, सॉरी पार्ट ऑफ पाकिस्तान नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ प्रोविंस, वो आज़ाद जम्मू कश्मीर वाली बात आ गई। सही है, वो वाली चीज़ है, इस्लामाबाद का भी इसमें कहता है वो। तो वहां से चेंज करेंगे तो भी वही बात है, उसके अंदर भी आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है। वन प्रोविंस और इस्लामाबाद, सही है, टू अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान, फॉर एग्जाम्पल इस्लामाबाद से या किसी भी प्रोविंस से, फॉर एग्जाम्पल सिंध से, पंजाब से, केपीके से, बलूचिस्तान से आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर जा रहे हैं, तो ये उसकी बात हो रही है। वाइस वर्सा मतलब आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर से यहाँ वापस आ रहे हैं इस्लामाबाद, यहाँ चेंज इट्स प्रिंसिपल एंड बिजनेस। जिस तरह मैंने बताया था, आप एंग्रो फूड था, आपने कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया। सही है। तो आपने प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस चेंज कर रहे हैं अपना, पहले आपने लिखा हुआ था कि हम फूड बिजनेस में होंगे, फिर आप कंस्ट्रक्शन में आ गए, तो यहाँ इसके भी आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है। adopt any business activity or any change therein with its which is subject to license registration permission। फॉर एग्जाम्पल पहले आप जो थे उसके लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं थी, फिर आप एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट बन गए। सही है, एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट बन गए, या आप कहे जैसे असले का आर्म्स एंड एम्यूनिशन की कंपनी बना रहे हैं, तो उसके लिए आपको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से लाइसेंस चाहिए।
तो उसके लिए लाइसेंस ऑब्टेन करने के लिए भी आपको अप्रूवल जो लेना होगा, ये सब के लिए चेंजेस करने के लिए भी यू हैव टू पास ए स्पेशल रेजोल्यूशन। फिर क्या कहते हैं वो, द ऑल्ट्रेशन शैल नॉट अफेक्ट अंटिल कंफर्म बाय द कमीशन ऑन पिटिशन। मतलब यार जो भी ऑल्ट्रेशन होगी ज़ाहिर आप कमीशन से अप्रूवल लेना है उस पर। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने अपने अपनी मर्जी से आपने कर लिया अप्रूवल, चेंज कर दिया मेमोरेंडम। देखो जब ऑल्ट्रेशन होगी तो आपका मेमोरेंडम चेंज होगा। मेमोरेंडम चेंज होता है तो मेमोरेंडम रजिस्टर होता है। रजिस्टर किस कौन करता है, वो कमीशन करता है, आप रजिस्ट्रार को देंगे। तो वो जो रजिस्ट्रेशन जो उसकी होती है ना, वो इसका एक फॉर्म ऑफ अप्रूवल होता है। Once you register the memorandum of association after the changes which the company has made, that that is called the approval from the registrar for that changes in memorandum or alteration in memorandum. सही है। तो ये क्या कहता है कि भाई द ऑल्ट्रेशन शैल नॉट अफेक्ट अंटिल कंफर्म बाय द कमीशन ऑन पिटिशन। हाउएवर एन ऑल्ट्रेशन टू चेंज इट्स प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस शैल नॉट रिक्वायर कंफर्मेशन बाय द कमीशन। देखो चेंज ऑफ नेम में भी उसने कहा था कि अप्रूवल ऑफ द रजिस्ट्रार नहीं चाहिए, जहाँ पे आपका चेंज ऑफ नेम हो रहा है स्टेटस की वजह से। तो ये आप प्राइवेट से पब्लिक हो गए, पब्लिक से प्राइवेट हो गया, लिमिटेड से अनलिमिटेड होगा, अनलिमिटेड से लिमिटेड होगा, इन चीज़ों में अप्रूवल ऑफ द कमीशन नहीं चाहिए। सही है, अप्रूवल ऑफ द रजिस्ट्रार नहीं चाहिए। तो यहाँ पे भी वो कह रहा है कि अप्रूवल जो है ना कमीशन का नहीं चाहिए। किस चीज़ में नहीं चाहिए, यहाँ प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस चेंज कर रहे हैं, बाकी में वो कह रहा है चाहिए। ये एक एक्सेप्शन दी है उसने बस। A copy of duly certified order of SCCP shall be forwarded to the company। ये कौन करेगा, SCCP करेगा। वो कह रहा है SCCP का काम है कि वो आपको एक जो सर्टिफाइड कॉपी है अप्रूवल की SCCP की, वो आपको फॉरवर्ड करेगा विद इन 7 डेज। इसको आपको देगा और रजिस्ट्रार को देगा विद इन 7 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर। उसने आज ऑर्डर निकाल दिया तो 7 दिन के अंदर आपको एक सर्टिफाइड ट्रू कॉपी देगा उसकी। सर्टिफाइड ट्रू कॉपी, सर्टिफाइड ऑर्डर कॉपी क्या होता है कि वो लिख देता है, उस पर स्टैम्प मार देता है कि ये सर्टिफाइड कॉपी है। सही है। अच्छा इसके बाद वो क्या कह रहा है कि भाई सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द ऑर्डर कंफर्मिंग द ऑल्ट्रेशन, जो ऊपर जो वो आपको सर्टिफाइड कॉपी दे रहा है, और प्रिंटेड कॉपी ऑफ द ऑल्टर्ड मेमोरेंडम। ऑल्टर्ड मेमोरेंडम क्या मतलब, जो चेंज हुआ मेमोरेंडम आफ्टर चेंजेस जो है, वो आप क्या करेंगे, आप फाइल करेंगे रजिस्ट्रार को विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर। द पीरियड ऑफ 30 डेज में बी एक्सटेंडेड बाय द कमीशन। देखो सिंपल सा है। पहले उसने कहा कि यार आपको चेंज करना है, कोई भी ऑल्ट्रेशन करनी है मेमोरेंडम में, तो आप एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करें। फिर उसने कहा कि स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के साथ साथ आपको कमीशन से अप्रूवल भी लेना है। सही है। अप्रूवल में उसने कहा कि यार मैं एक चीज में अप्रूवल की छूट देता हूँ कि प्रिंसिपल है ना बिजनेस होगा तो आपको अप्रूवल नहीं लेना। सही है। अच्छा फिर उसने कहा कि यार अप्रूवल जो कमीशन जो है ना, आपको 7 दिन के अंदर अप्रूवल के अपने बता देगा कि मैंने अप्रूव कर दिया। सही है, आपको बता देगा, आपको रजिस्ट्रार को बता देगा। और किस तरह बताएगा, एक सर्टिफाइड कॉपी देगा। फिर आपको वो कहता है कि यार आप ना वो कॉपी जो उसने दी है कमीशन ने और ऑल्टर्ड मेमोरेंडम आप 30 दिन के अंदर फाइल करेंगे। किसको देंगे आप, क्या सिर्फ 2 दफा दिन का इस्तेमाल हो रहा है। एक 7 दिन का है कि कमीशन आपको 7 दिन के अंदर देगा, और वो कमीशन के देने के बाद 30 दिन के अंदर आप रजिस्ट्रार को और आप SCCP को एक ऑल्टर्ड कॉपी ऑफ मेमोरेंडम देंगे, और जो उसने ऑर्डर दिया वो देंगे। अच्छा आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है वो सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द ऑर्डर कंफर्मिंग द ऑल्ट्रेशन एंड प्रिंटेड कॉपी ऑफ ऑल्टर्ड मेमोरेंडम आर रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार विद इन 30 डेज, जो मैंने अभी आपको बताया, फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर। अच्छा पीरियड 30 डेज एक्सटेंड हो सकता है। अच्छा इसके बाद वो क्या कहते हैं, रजिस्टर शाल register it and issue a certificate which shall be conclusive evidence of the compliance with the above provision। क्योंकि रजिस्टर जो है आपका करता धरता होता है, अभी अभी कंपनी की चीजें उसी से चल रही होती है। तो वो कह रहा है भाई रजिस्टर को दो ताकि रजिस्टर उसको रजिस्टर करे और एक सर्टिफिकेट इशू करे। ये सर्टिफिकेट किसी भी फॉर्म में हो सकता है, किसी भी नाम के तहत हो सकता है कि भाई मैंने आपको, यह है कि एक तरीके से एक्नॉलेजमेंट हो सकती है कि यार मैंने भाई आपका सर्टिफिकेट को, आपकी जो ये है सॉरी जो आपका मेमोरेंडम है इसको मैंने रजिस्टर कर लिया है। अच्छा फिर क्या कहता है कि whatever alteration involves the transfer of registered office from jurisdiction of one company registration office to another, physical record of the company shall be transferred to the other registrar in whose jurisdiction the registered office of the company has been shifted। देखो मैंने एक जगह बताया था कि हर कंपनी का अपना रजिस्ट्रार होता है। रजिस्ट्रार जुरिस्डिक्शन के हिसाब से होता है। रजिस्टर्ड कंपनी में अल्फाबेटिकल होता है, अनरजिस्टर्ड कंपनी में एरिया और इसके वाइज होता है। सही है, रीजन वगैरह के वाइज होता है। ये हिस्सा इसके पास है। अब फॉर एग्जांपल आप कराची से चले गए इस्लामाबाद, सही है, अगर आपका रजिस्ट्रार चेंज हो गया, पहले आपकी सारी डॉक्यूमेंट्स वगैरह ये सारी किसके पास थे, जो भी आपकी चीज़ें आपने सबमिट की हुई तो ओरिजिनल हो, जहाँ कॉपी की रिक्वायरमेंट थी कॉपी आपने सबमिट की, जहाँ आपकी ओरिजिनल की रिक्वायरमेंट थी आपने ओरिजिनल सबमिट की, वो सारी चीज़ें कहाँ हैं, वो सारी चीज़ें हैं
रजिस्ट्रार के पास जो आपका कराची वाला था। अब आप लाहौर चले गए, जब आप लाहौर चले गए तो आपका रजिस्ट्रार चेंज हो गया। तो इसमें वो ये कह रहा है कि भाई देखो, जो आपकी सारी चीजें ना, ये सारी चीजें फिजिकल रिकॉर्ड जो है आपके ट्रांसफर हो जाने चाहिए टू एज रजिस्ट्रार। तो आप यार लेटर लिखेंगे कि भाई मेरा रजिस्ट्रार चेंज हो गया, तो वो जो आपका ये वाला रजिस्ट्रार है, तो आपका ये वाला रजिस्ट्रार जो है वो सारी चीजें आप खुद ब खुद वहां वाले रजिस्ट्रार को ट्रांसफर कर देगा। सही है। अच्छा, अब देखो इसमें कुछ बचा है, मैं देखता हूँ। बस एक आखिरी वाले का बचा, फिर आप लोगों के सवाल लेते हैं। फॉर ऑल्ट्रेशन of object clause, company shall pass a special resolution and shall only file the amended memorandum with the registrar within 30 days of the change. सही है। ऑब्जेक्ट क्लॉज, अब ऑब्जेक्ट क्लॉज क्या होता है भाई? ऑब्जेक्ट क्लॉज ये होता है कि भाई आपने क्या क्या काम करना है, क्या क्या आपका ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी क्या है। फॉर एग्जांपल आप राइस में होंगे, आप एग्रीकल्चर में होंगे, आप फिशिंग में होंगे, क्या क्या होंगे, ये आपका ऑब्जेक्ट क्लॉज है। तो वो कहता है कि ऑब्जेक्ट क्लॉज में आप चेंज करेंगे ना, तो स्पेशल रेजोल्यूशन तो पास करेंगे। आप अमेंडेड मेमोरेंडम जो है ना, वो आप रजिस्ट्रार के पास फाइल करेंगे विद इन 30 डेज ऑफ द चेंज। ऊपर वो कह रहा था कि आप 30 डेज ऑफ द चेंज में, कब 30 डेज ऑफ द डेट ऑफ ऑर्डर कहा था उसने। देखो यहाँ उसने कहा था कि 30 डेज ऑफ द चेंज, 40 डेज ऑफ द डेट ऑफ ऑर्डर, आप जो है सीसीपी का जो ऑर्डर है वहाँ फाइल करेंगे ऑल्टर्ड मेमोरेंडम और ऑर्डर को। यहाँ वो कह रहा है कि जब आप ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज करेंगे तो विद इन 30 डेज ऑफ द चेंज आप फाइल करेंगे। किसको? 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ चेंज ऑफ द ऑब्जेक्ट क्लॉज आप फाइल करेंगे। किसको करेंगे? किसको करेंगे भाई? रजिस्ट्रार को। सही है। अच्छा, अब मुझे बताओ, सवाल बताओ। अब क्वेश्चन बताओ, मैंने पूरा टॉपिक पढ़ा दिया, अब सुकून से लोग स्क्रीन पे भी आ गया। पूरा टॉपिक पढ़ो और मुझसे क्वेश्चन करो। सब बच्चे क्वेश्चन करो। करो बच्चों, क्वेश्चन करो। तो नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन करो। मैंने को 3 दफा रिपीट किया है वैसे। समझ, अगर फिर भी कुछ नहीं समझ में आया तो हर बच्चा कर सकता है क्वेश्चन, जिसका दिल चाह रहा है क्वेश्चन करे। दे देगा 7 दिन में बाजी, 7 दिन के अंदर दे देगा। अगर नहीं दे रहा तो फिर वो उसकी गलती है, आपकी गलती नहीं है। ये उसकी, उसका काम है ना 7 दिन के अंदर आपको रजिस्ट्रार को दे। तो जिस दिन आपके पास आएगी ना, आपके 30 दिन वहां से काउंट होंगे। अगर वो डिले करता है, 10 दिन के अंदर देता है, तो आपके 30 दिन है ना, वो आपके 11वें दिन से काउंट होंगे, क्योंकि उसकी गलती है ना। क्या हुआ बच्चों? तो समझ में आ गया? अलीना, हमजा, मकसूद, मोहम्मद अली, मोहम्मद अहमद अली, वाजिद, फुरकान, कहाँ हैं बच्चे सारे? बाकी कहाँ हैं? क्या हुआ? अभी अफ्तार में बहुत टाइम है यार, 4 घंटे हैं। समझ में आ गया? अरे अगर कम से कम हाँ ही लिख दो यार। अगर नहीं आया तो सवाल करो, समझ में आ गया तो हाँ लिख दो। नहीं फाइनल उसको देखो, उसमें क्या लिखा हुआ है, पढ़ते हैं दोबारा। एविडेंस ऑफ कंप्लाइंस का बता दें। सही है। वाजिद का भी क्वेश्चन है, मेमोरेंडम ऑल्टर किया हुआ है, रजिस्ट्रार को देंगे तो क्या वो फाइनल अप्रूवल के लिए देंगे? चलो ये 2 क्वेश्चन लेते हैं। देखो वो कह रहा है कि देखो यहाँ उसने पढ़ा ऑल्ट्रेशन शैल नॉट अफेक्ट। अच्छा, ये कहाँ था वो? ये था। सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द ऑर्डर कंफर्मिंग द ऑल्ट्रेशन एंड अ प्रिंटेड कॉपी ऑफ मेमोरेंडम आर रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। नहीं नहीं नहीं, उसको अप्रूवल के लिए नहीं देंगे, उसको सिर्फ बताएंगे कि मेरा मेमोरेंडम और आर्टिकल, मेमोरेंडम मेरा चेंज हो गया। अप्रूवल के लिए नहीं देंगे। अप्रूवल एससीबी करेगा। रजिस्टर्ड सिर्फ उसको अपने पास नोट कर लेगा कि मुझे पास मिल गया, मेरे पास पुरानी चीज थी पहले, अब नई चीज आ गई है। जिस तरह अपना रिकॉर्ड चेंज कराते हैं, अपने एड्रेस चेंज कराते हैं, आईकेप में आपका कोई एड्रेस चेंज हो गया, आप एड्रेस चेंज कराते हैं, तो आप क्या करते हैं, आईकेप को इन्फॉर्म करते हैं कि यार देखो मेरा ये एड्रेस चेंज हुआ है। उससे अप्रूवल थोड़ी लेते हैं, अप्रूवल आपको एससीबी देगा। हाँ, रजिस्टर शैल रजिस्टर इट। रजिस्टर इट मतलब रिकॉर्ड कर लेगा अपने पास। एंश्योर सर्टिफिकेट, देखो एससीबी अप्रूव तो एससीबी नहीं करना है। देखो इसमें क्या लिखा है, द ऑल्ट्रेशन
shall not affect until confirmed by the commission on petition. देखो अप्रूव और कंफर्म कौन करेगा? एससीसीपी करेगा, कमीशन करेगा। रजिस्ट्रार को सिर्फ, जब देखो कमीशन तो रजिस्ट्रार का भी मतलब बड़ा है ना यार, रजिस्ट्रार तो उसके अंडर आता है, कमीशन तो अल्टीमेट अथॉरिटी है, एक इदारा है। तो जब कमीशन ने एक चीज कंफर्म कर दी तो रजिस्ट्रार कौन होता है? उसको रिजेक्ट करने वाला है। रजिस्ट्रार की चीज को कमीशन अप्रूव कर सकता है, कमीशन की चीज को रजिस्ट्रार अप्रूव नहीं कर सकता। अथॉरिटी को समझे। वो ये कह रहा है कि तुम जब 30 दिन के अंदर दोगे ना तो रजिस्टर इसको रजिस्टर कर लेगा, मतलब जब रिकॉर्ड कर लेगा कि यार मेरा पुराना वाला जो है वो हटा देगा, नया वाला ले आएगा कि भाई अब ये मेमोरेंडम है इसका। ऑल्ट्रेशन इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ रजिस्टर ऑफिस फ्रॉम यार कंप्लाइंस क्या कौन सा वाला पैराग्राफ कह रहे हैं आप? वाजिद मुझे दोबारा बताएं, मुझे शुरू का वर्ड बताएं 2-3। मुझे वो पैराग्राफ का शुरू के 2-3 वर्ड लिखे, कौन सा पैराग्राफ है? मैं बताता हूँ आपको। शुरू के 2-3 वर्ड लिख दो उस पैराग्राफ के, कौन सा पैराग्राफ समझ? ऑल्ट्रेशन का ओवरऑल, ऑल्ट्रेशन का ओवरऑल। चलो मैं एक दफा दोबारा बताता हूँ, कुछ बच्चों को मेरे ख्याल से कंफ्यूजन हो रही है। देखो ऑल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम, देखो हमने कोई भी ऑल्ट्रेशन करी है ना, देखो ऑल्ट्रेशन में वो सबसे पहली चीज से कहता है कि आपने स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है, सही है। अब वो फिर वो कहता है कि अल्ट्रेशन जो है आपकी जब तक अफेक्ट नहीं आएगी, अफेक्ट में नहीं आएगी, मतलब जब तक नहीं हो सकेगी जब तक उसको कमीशन अप्रूव ना कर दे। कमीशन अप्रूव किस तरह करेगा? वो कह रहा है कमीशन एक ऑर्डर देगा आपको कि मैंने अप्रूव कर दिया, सही है। अब वो देखो ऑर्डर देगा कितने? 7 दिन के अंदर। अब वो कह रहा है कि यार देखो जब वो ऑर्डर देगा ना, तो वो ऑर्डर देने के 30 दिन के अंदर अंदर आपने वो ऑर्डर को, कि कमीशन ने अप्रूव कर दिया मेरा मेमोरेंडम की ऑल्ट्रेशन, और जो ऑल्टर्ड कॉपी है वो अपने रजिस्ट्रार को दे देनी है 30 दिन के अंदर अंदर, फ्रॉम द डेट ऑफ, फ्रॉम काउंटिंग फ्रॉम 30 डेज कब से काउंट होंगे? जब से कमीशन ने ऑर्डर दिया आपको, 30 दिन के अंदर आप दे देंगे। अच्छा फिर जब वो रजिस्ट्रार जो है, रजिस्ट्रार क्या करेगा? उसका क्योंकि कमीशन ने अप्रूव कर दिया, उसकी क्या मजाल कि वो उसको डिसअप्रूव करे, तो रजिस्ट्रार क्या करेगा? रजिस्ट्रार उसको अपने पास रजिस्टर कर लेगा, सही है। मैं कहा है वो पढ़ के दोबारा पढ़ता हूँ जहाँ आप लोगों को कंफ्यूजन हो रही है। Registrar shall register it and issue a certificate which shall be conclusive evidence of the compliance with the above provision. Compliance with the above provision का क्या मतलब है? देखो वो कह रहा है कि यार स्पेशल रेजोल्यूशन पास, अच्छा अच्छा मैं समझ गया वाजिद आपका सवाल। देखो कंप्लाइंस विद अबव प्रोविजन, अबव प्रोविजन में क्या क्या लिखा है? एक तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है, एक आपको एससीसीबी से कंफर्म करना है अपनी ऑल्ट्रेशन। जब आप एससीसीबी का वो ऑर्डर देंगे तो रजिस्ट्रार समझ जाएगा कि यार इसने स्पेशल रेजोल्यूशन भी पास किया है और इसको एससीसीबी ने इसको ऑर्डर भी दिया, क्योंकि एससीसीबी जब तक ऑर्डर नहीं देगी जब तक आपका स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं होगा। तो वो जो ऑर्डर होगा तो वो उसके लिए एक प्रूफ होगा रजिस्ट्रार के लिए कि हाँ यार इसने स्पेशल रेजोल्यूशन भी पास किया है और इसने एससीसीबी ने इसको ऑर्डर भी दिया है कंफर्मिंग द ऑल्ट्रेशन। सही है यार, मैं आपका सवाल समझ गया, आपको जवाब भी दे दिया। आप सर आप क्लियर है? माजिद आई थिंक अब क्लियर हो जाना चाहिए। और उनके पास रजिस्ट्रार का सर्टिफिकेट भी है या कुछ और? मैं आपका सवाल पढ़ रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने ऑल्ट्रेशन की मेमोरेंडम में और सारे प्रोसीजर फॉलो किए, अब उनके पास रजिस्ट्रार का सर्टिफिकेट भी है या कुछ और? फाइनल प्रूफ क्या होता है? और देखो दोनों दोनों चीजें होंगी। देखो रजिस्ट्रार तो के पास जो आपने जाना ही जाना है, क्योंकि आपकी कॉरेस्पॉन्डेंस से चलती है, वो कल को आप उसको वो करके वो किसी भी चीज को आप चैलेंज कर देगा कि यार आपके मेमोरेंडम में तो प्रिंसिपल है ना बिजनेस ये है, आप कर तो कुछ और रहे हो। तो आप बोलोगे यार देखो मैंने तो एससीसीबी से अप्रूवल ले लिया था, बोलेगा भाई एससीसीबी से अप्रूवल लिया था, मुझे बताया था, लॉ में लिखा है 30 दिन के अंदर, मुझे बताओ तुमने क्यों नहीं मुझे ऑल्टर्ड मेमोरेंडम दिया, क्यों नहीं मुझे एससीसीबी का ऑर्डर दिया? तो समझे? तो ये चीज है कि एससीसीबी का अगर ऑर्डर है, एससीसीबी का ऑर्डर है तो आपका प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा जब तक आप रजिस्ट्रार को नहीं बताएंगे। जो रजिस्ट्रार का सर्टिफिकेट होगा वहां आपका आगे प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। फाइनल प्रूफ रजिस्ट्रार का वो सर्टिफिकेट होगा कि प्रोसेस कंप्लीट हुआ है।
नहीं नहीं, शेयर होल्डर को कोई सर्टिफिकेट नहीं दिखाएंगे। ये चीज आगे आ रही है। ऑल्टर्ड मेमोरेंडम जब होता है ना, मेमोरेंडम आपको सारे शेयर होल्डर को भेजना होता है। जब भी आप ऑल्ट्रेशन कराते हैं मेमोरेंडम की, देखो ऑल्ट्रेशन जो होगा वो होगा उनकी मर्जी से। ऊपर ऊपर हमने क्या पढ़ा था भाई, तब चीजों को कनेक्ट करें। ऊपर हमने पढ़ा था ऑल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम होगा स्पेशल रेजोल्यूशन से। स्पेशल रेजोल्यूशन होता है 75% से पास, तो मेंबर्स ही तो वोट करेंगे इसके, शेयर होल्डर ही तो वोट करेंगे। शेयर होल्डर को तो पता होगा ना ये क्या मेंबर क्या चीज ऑल्टर करने होने जा रही है, वो वोट देंगे तो जब भी तो पास होगा। हाँ, जो आफ्टर जब ये सारा प्रोसेस हो जाए, शेयर होल्डर ने भी अप्रूव कर दिया, एससीसीपी ने भी कर दिया, रजिस्ट्रार को भी जमा करा दिया, तो हम जाके ये जो ऑल्टर्ड मेमोरेंडम है ये सारे हम लोग शेयर होल्डर्स को देना होता है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। समझ आ गया, गुड यार, गुड, समझ में अच्छी बात है यार। क्वेश्चन करें आप लोग, सब क्वेश्चन करें, जिससे क्वेश्चन है करें, कोई बिल्कुल बिना झिझक क्वेश्चन करें यार। देखो इंशाल्लाह हम लोग थोड़े आप लोगों की, देखो आप लोग ना काफ़ी सारे रेगुलर स्टूडेंट्स हो मेरे पास, तो इंशाल्लाह रिजल्ट के बाद मैं माइक भी खोल दूंगा, मसला नहीं। लेकिन रिजल्ट तक जा रहे अभी नहीं, अभी थोड़ा सा आप लोग सीरियसनेस शो करें। तो अभी आप लोगों को लिखना पड़ रहा है, तो इंशाल्लाह रिजल्ट के बाद थोड़ा मुझे पता चल जाए कौन से बच्चे मेरे पास हैं पक्के हैं। तो जो कि मेरे पास 5-6 बच्चे तो मेरे पास हैं, जो 6-7 सॉरी बच्चे हैं, तो तकरीबन माशाल्लाह रेगुलर ही हैं। एक आध आना जाना करता रहता है, 2-3 टोटल को 10 की स्ट्रेंथ होती है। तो इंशाल्लाह आप लोगों की जो सीरियसनेस है वो तो मुझे दिख रही है। रिजल्ट के बाद इंशाल्लाह किसी का हो तो मैं माइक भी खोल दूंगा, ऐसा कोई मसला नहीं है। लेकिन अभी नहीं, अभी इट्स टू अर्ली। थोड़ा सा मुझे आप लोगों की कमिटमेंट दिखेगी, सीरियसनेस दिखेगी यार, रिजल्ट भी आ जाएगा, हमारे पास पता भी चल जाएगा कितने कंटिन्यू कर रहे हैं क्या है, तो फिर इंशाल्लाह हम लोग माइक भी आप लोगों का खोल दिया जाएगा। अच्छा जी, तो आगे बढ़ते हैं। फिर वो कहता है पावर ऑफ कमीशन व्हेन कंफर्मिंग ऑल्ट्रेशन। अच्छा, इसमें कोई इतनी टेक्निकल चीजें अब नहीं है, जहाँ आएगी वहाँ इंशाल्लाह दोबारा हम तमीज से पढ़ेंगे। तमीज से मतलब बहुत ज्यादा टाइम लगाएंगे। द कमीशन में मेक एन ऑर्डर कंफर्मिंग द ऑल्ट्रेशन ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशन एज इट थिंक्स फिट। वो ऊपर वाले ऑर्डर की बात कर रहा हूँ, बोला भाई कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन लगा सकता है, ये कमीशन को ओपन पावर दी गई है, उसी तरह ही कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन लगा सकता है आपको। अच्छा, अफेक्ट ऑफ ऑल्टरेशन इन मेमोरेंडम और आर्टिकल्स। अच्छा फिर क्या कहता है भाई कि नो मेंबर ऑफ द कंपनी शैल बी बाउंड। ये यहाँ से समझने वाली चीज है, देखो ये टॉपिक में अब टाइम लग जाएगा, और शायद इसी टॉपिक में हमें 10-15 मिनट लग जाए। देखो, नो मेंबर ऑफ द कंपनी शैल बी बाउंड बाय एन ऑल्टरेशन मेड इन द मेमोरेंडम। कोई भी मेंबर होगा ना, वो मेमोरेंडम की ऑल्टरेशन से बाउंड नहीं होगा, मेमोरेंडम या आर्टिकल्स की। अगर वो अच्छा आफ्टर द डेट ऑन विच ही बिकम अ मेंबर, वो देखो डायरेक्ट जो उसकी मेंबरशिप के दौरान जो भी ऑल्ट्रेशन होगी, उसकी मेंबरशिप के दौरान जो भी ऑल्ट्रेशन होगी इन मेमोरेंडम और आर्टिकल, वो उसके लिए बाउंड नहीं होगा, जब जब वो ऑल्ट्रेशन इन चीजों के लिए हो। किन चीजों के लिए अब पढ़ते हैं। इफ सच ऑल्ट्रेशन रिक्वायर्स हिम टू, वो ऑल्ट्रेशन उससे रिक्वायर करे क्या, टेक और सब्सक्राइब फॉर मोर शेयर्स देन द नंबर हेल्ड बाय हिम एट द डेट ऑन विच द ऑल्ट्रेशन इज मेड। मतलब क्या यार, जिस दिन ऑल्ट्रेशन हो रही थी आपके पास 1 लाख शेयर थे, आपसे ऑल्ट्रेशन में कहा जा रहा है कि यार आप 10 लाख शेयर और ले लें, तो ये वो कह रहा है कि ये वाली ऑल्ट्रेशन वॉइड होगी, ये वाली ऑल्ट्रेशन आप कर ही नहीं सकते, ये वाली ऑल्ट्रेशन आपकी पास ही नहीं हो सकती, ये वाली ऑल्ट्रेशन को एससीसीपी अप्रूव ही नहीं करेगा। कौन सी ऑल्ट्रेशन, क्या आप कहें मेंबर को कि यार आप ना नंबर ऑफ शेयर्स अपने बढ़ा दें। अच्छा, नंबर 2 क्या है, इन एनी वे इंक्रीज इज लायबिलिटी एज एट दैट डेट टू कंट्रीब्यूट टू द शेयर कैपिटल ऑफ या कंपनी। अच्छा, अब वो कहता है कि यार किसी भी और तरीके से, या आप ये नहीं कह रहे उसको कि यार शेयर बढ़ा दो, सही है, अपना सॉरी अपने शेयर अपने क्या नाम है, क्या क्या नाम है अपना, ज्यादा शेयर ले लो। आपने क्या किया, फेस वैल्यू बढ़ा दी। ऊपर क्या लिखा था उसने आपको, आप उसको बोल रहे हैं कि यार मजीद शेयर ले लो, आपके पास 1 लाख शेयर थे, आप कह रहे हैं 2 लाख और ले लो, 5 लाख और ले लो। नीचे आप क्या कह रहे हैं कि आपने उसकी लाइबिलिटी बढ़ा दी। उसकी लाइबिलिटी पहले क्या थी, 10 लाख शेयर थे, उसके बाद 10 रुपए का एक था, तो कितने हो गए, 1 करोड़ रुपए की थी। आपने कहा यार हम फेस वैल्यू बढ़ा रहे हैं शेयर्स की, 20 रुपए कर दी हमने, अब आपकी 1 करोड़ की नहीं 2 करोड़ की लाइबिलिटी है। तो वो कह रहा है ये भी गलत है। आखिरी में क्या कह रहा है, अदरवाइज टू पे मनी टू द कंपनी, और किसी भी तरह से कोई भी तरीके से आप उसको बोलेंगे यार पैसे दे दो कंपनी को, ये जो अल्ट्रेशन होंगी ये उस पर इफेक्टिव नहीं होंगी। मैं इससे एक बहुत सिंपल सा सिनेरियो बन सकता है कि एक शेयर होल्डर था, वो रेजोल्यूशन पास हो गया 75 शेयर होल्डर से, और उसमें रेजोल्यूशन में ये था कि आपकी जो फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स है वो 10 से 20 रुपए हो गई है, और आपकी वैल्यू और आपकी लायबिलिटी जो है बढ़ गई है, 1 करोड़ से 2 करोड़ हो गई है। और जो अग्रीव शेयर होल्डर है, जो बेचारा अग्रीव मतलब जो बेचारे जिसके साथ बुरा हुआ है, वो शेयर होल्डर है, वो ये कह रहा है कि भाई मेरी तो इतनी ही लायबिलिटी है,
लेकिन जो दूसरे मेंबर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि नहीं आपकी लायबिलिटी बढ़ गई है। कमेंट करें ऑन द व्यू पॉइंट ऑफ बोथ। तो आप ये तीनों पॉइंट लिखेंगे, दोनों पॉइंट लिखेंगे ऊपर के कि कोई भी ऑल्ट्रेशन इफेक्टिव नहीं होगी मेंबर पे। वो जो वो ऑल्ट्रेशन कौन सी ऑल्ट्रेशन, जो जिसमें आप टेक और सब्सक्राइब फॉर मोर शेयर वाला पॉइंट इन एनी वे इंक्रीजेस लायबिलिटी और अदरवाइज टू पे मनी टू द कंपनी। देयरफॉर कि वो जो अग्रीव शेयर होल्डर है वो सही है और उसको कोई पैसा वैसा नहीं देना। 5 नंबर आपके सिक्योर हो जाएंगे। बताओ इससे कोई सवाल है किसी का? प्यारे बच्चों कोई सवाल है किसी का? समझ में आ गया? चलो चलो अब आगे बढ़ते हैं। प्रोविजन एज टू कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी। अच्छा ये गारंटी कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी के लिए है सिर्फ, सही है। अच्छा इन द केस ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, सही है। अच्छा एक बच्चा कह रहा है मुझे कि ये क्वेश्चन आपने दिया है, ये ग्रुप में यदि हम ड्राफ्टिंग करके बताएंगे। यार मैं क्वेश्चन मैंने वर्बली बता दिया है, आप लोग इसकी ड्राफ्टिंग कर लें, आप लोग इसकी ड्राफ्ट करके मुझे बता दें। मैं सवाल रिपीट कर देता हूँ। मैं सवाल जाते हुए एक दफ़ा 3:30 बजे तक हमारी क्लास है, मैं इसको 5 मिनट बाद रिपीट कर देता हूँ, आप लोग नोट कर लेना इसको। अच्छा प्रोविजन एज टू कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी इन केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग अ शेयर कैपिटल, एनी क्लॉज गिविंग राइट टू एनी पर्सन अदर देन अ मेंबर टू पार्टिसिपेट इन द डिविजिबल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी विल बी वॉइड। मतलब भाई देखो, वो ये सिंपल सी बात है यार, जिसका यार प्रॉफिट कौन लेगा? जिसने इन्वेस्टमेंट की है। अब मैं हूँ, मेरा भाई की इन्वेस्टमेंट है, मैं कैसे प्रॉफिट डिमांड कर सकता हूँ उस कंपनी में से? तो मैं सिंपल सी ये बात कह रहा है कि भाई जिसका हिस्सा है, जिसने पैसा डाला है वही प्रॉफिट डिमांड करेगा। बाकी कोई ऐसा नहीं कहा कि बोले कि यार मुझे इससे मुझे पैसा दो और इस तरह कोई भी रेजोल्यूशन पास हो जाएगा तो वो रेजोल्यूशन वॉइड होगा। इन केस ऑफ मेंबर, दोबारा पढ़ते हैं, इन केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, मतलब ये वो कंपनी होती है जहाँ पे जिसके मेमोरेंडम में लिखा हुआ होता है कि ईच मेंबर एग्री टू कंट्रीब्यूट टू द एसेट ऑफ द कंपनी इन द इवेंट ऑफ वाउंड अप। सही है, ये वो वाली कंपनी है। एनी क्लॉज क्या होगा? इन केस ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, एनी क्लॉज गिविंग राइट टू एनी पर्सन, कोई भी ऐसा क्लॉज हो गिविंग राइट टू एनी पर्सन अदर देन अ मेंबर। सही है, मेंबर के अलावा किसी को राइट कहता है, कौन सा राइट? कि वो प्रॉफिट में से शेयरिंग कर ले, तो वो क्लॉज वॉइड होगा। सही है, सिंपल सी बात है, इसमें कोई इतनी टेक्निकल बात नहीं है। एवरी प्रोविजन इन द मेमोरेंडम ऑफ द आर्टिकल्स or in any resolution declaring to divide the undertaking of the company into shares or interest shall be treated as a provision for a share capital, even if the nominal amount or number of the shares or interest is not mentioned at all. इसको हम बाद में पढ़ते हैं, इसको एक बार रीड करके छोड़ देते हैं। एवरी प्रोविजन इन द मेमोरेंडम, कोई भी प्रोविजन मेमोरेंडम में और द आर्टिकल्स और इन एनी रेजोल्यूशन, सही है, डिक्लेयरिंग टू डिवाइड द अंडरटेकिंग ऑफ द कंपनी, डिक्लेयरिंग टू डिवाइड द अंडरटेकिंग ऑफ द कंपनी। अंडरटेकिंग ऑफ द कंपनी मतलब कि वो जो मेंबर्स ने अंडरटेक किया था कि हम इतना मैं इतना इंट्रा कंट्रीब्यूट करेंगे, तो ये टुवर्ड्स द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, सॉरी टुवर्ड्स द इन केस ऑफ वाइंडिंग अप। सही है, दोबारा पढ़ते हैं। एवरी प्रोविजन द मेमोरेंडम और आर्टिकल्स और इन एनी रेजोल्यूशन डिक्लेयरिंग टू डिवाइड द अंडरटेकिंग ऑफ द कंपनी, ये डिक्लेयरिंग टू डिवाइड द अंडरटेकिंग मतलब कि वो अंडरटेकिंग जो हमने की थी कि भाई हम इतना इतना पैसा देंगे, इनटू शेयर्स और इंटरेस्ट, मतलब इनटू शेयर्स, यार ये इनका इतना शेयर होगा, इनका इस बंदे का इतना इंटरेस्ट होगा, शैल बी ट्रीटेड एज अ प्रोविजन फॉर अ शेयर कैपिटल। तो ये जो ट्रीट किया जाएगा ये एज अ शेयर कैपिटल ट्रीट किया जाएगा, इवन इफ द नॉमिनल अमाउंट और नंबर ऑफ शेयर्स और इंटरेस्ट इज नॉट मेंशन एट ऑल। मतलब वो एक असम्पशन ले रहा है कि यार तुम जब इसको तोड़ दोगे ना, डिवाइड कर दोगे किसी भी एक अमाउंट पे, फॉर एग्जाम्पल आपकी अंडरटेकिंग है 10 लाख रुपए की, आपने कहा यार इतने इतने उस पर होगी कि इतने इतने शेयर्स पे होगी और इतने 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 शेयर पे इतनी होगी, तो एक फिक्स अमाउंट आ जाएगा। तो उसमें वो ये कह रहा है कि जब आप इस तरह की हरकत कोई भी करेंगे ना, तो वो आपकी जो कंपनी है, वो जो अमाउंट होगा वो शेयर कैपिटल के लाया जाएगा, भले से आपका जो नॉमिनल अमाउंट और फेस वैल्यू वगैरह शेयर की आपने नहीं भी दी हो। सही है बच्चों, सो गए क्या?
सही है, आगे बढ़े। आगे बढ़े। फरमान भाई, आप अभी आए हैं क्लास लेने, यार क्लास तो खत्म हो रही है, बच्चे टाइम पे आया करो। लॉ वो तफरी सब्जेक्ट नहीं है कि आप आएंगे एंड में और आप मतलब कोई फायदा नहीं होगा इस तरह आने का यार, चीज़ें निकल जाएंगी हाथ से आपके। लॉ को ना थोड़ा सीरियस हो जाओ। मेरा एक मशवरा है, लॉ में अब आप लोग थोड़ा सीरियस हो जाओ, क्योंकि लॉ को प्रैक्टिस करेंगे। अब देखिए, अब जब से जो चैप्टर शुरू हो रहे हैं ना, रिजल्ट का वेट ना करो। ये सारे चैप्टर तो पास पेपर में अच्छी खासी स्ट्रेंथ है। तो 10-12 नंबर के सवाल आते हैं इस एक चैप्टर से जो मैं पढ़ा रहा हूँ। तो थोड़ा सा ख्याल रखें। लास्ट पॉइंट रिपीट कर दें, लास्ट पॉइंट रिपीट कर दें, कर रहा हूँ। यार लास्ट पॉइंट में वो ये कह रहा है कि यार आपने कोई गारंटी लिमिटेड टाइप की कंपनी थी, सही है, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, लेकिन आपने जो उसका अमाउंट है ना, जो अंडरटेक किया था लोगों ने कंट्रीब्यूट करना, उसको आपने डिवाइड कर दिया। सही है, डिक्लेयरिंग टू डिवाइड द अंडरटेकिंग ऑफ द कंपनी इनटू शेयर, आपने उस शेयर में डिवाइड कर दिया कि यार इतने शेयर होंगे, इसका इतना शेयर होगा, इसका इतना शेयर होगा। तो वो ये कह रहा है कि जो आप शेयर में डिवाइड करेंगे ना, तो वो शेयर कैपिटल कहलाया जाएगा। मतलब वो हो जाएगी गारंटी लिमिटेड हैविंग शेयर कैपिटल। नॉट हैविंग शेयर कैपिटल से शेयर कैपिटल हो जाएगी। भले से कह रहा है आपने नंबर ऑफ शेयर्स और नॉमिनल अमाउंट वगैरह नहीं भी बताई हो उसके अंदर। अहमद में ये सेकंड चैप्टर है। अहमद इससे पहले एक क्वेश्चन, एक चैप्टर हो गया था। ये सेकंड चैप्टर है। आज का पूरा चैप्टर आपके समझ में आ गया? मैंने पूरा शुरू से, अगर आप शुरू से आए क्लास में अहमद, अहमद आप क्लास में शुरू से थे? तो आप शुरू से क्यों नहीं आए? बच्चे शुरू से तो आते हैं। चलो ये मेरे पास हमारे जो यूट्यूब के लिंक है वहां से देख लेना आप। नहीं कोई मसला नहीं है अहमद, हमारे पास यूट्यूब के लिंक से मेरे लेक्चर्स रिकॉर्डेड है, वहां से देख लीजिएगा, नॉट एन इशू। अच्छा बच्चों, मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ। अच्छा अब ना हम लोग ना, मैं हमारी टाइमिंग देखो कुछ इस तरह होगी कि मंगल और जुम्मा हफ्ता, तो बताओ किसी को कोई मसला तो नहीं है? जुम्मा हफ्ता नमाज के बाद होगी। हाँ मैं दे दूंगा यूट्यूब का लिंक। अच्छा पहले जो पहले मेरी बात का जवाब दो बच्चों। हमारी जुम्मा हफ्ता नमाज के बाद होगी और मंगल को 4 बजे तक होगी क्लास। किसी का कोई मसला तो नहीं है? क्लैश तो नहीं आ रहा? मोहम्मद अहमद अली मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है। मैं अहमद, मैं आपको अपना नंबर दे रहा हूँ। आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप करें, मैं आपको दे दूंगा, मैं आपको लिंक दे दूंगा। बताओ बच्चों। मैं रख लूँ? हाँ सेम टाइम। हमजा हफ्ता जुम्मा हफ्ता है तो जुम्मा हफ्ता मैं 1 सेकंड को, मैंने टाइम लिखा हुआ है कहीं, मुझे 1 मिनट मोबाइल उठाने दो अपना। मैंने टाइम लिखा हुआ है 1 मिनट। हमें बस यार 5 मिनट है, हमें डिसाइड करना है टाइम, मुझे 5 मिनट, मैं 1 सेकंड रुको, मैं अपना टाइम जो मैं लिखा है मैं लेके आता हूँ। जैसे सैटरडे, अगर सर अच्छा पहले पहले डिसाइड करते हैं। ट्यूसडे तो 4:15 से 6 होगी, इसमें तो कोई नहीं है। सही है। अच्छा मुझे अब कंसेंसस मुझे चाहिए आप लोगों के, मुझे आप लोगों के कंसेंसस चाहिए मेरे बच्चों। मुझे आप लोगों का कंसेंसस चाहिए। मंडे, सॉरी ट्यूसडे 4:15 से 6, डन। सही है, 5 मिनट जल्दी बताओ, डन है, ट्यूसडे 4:15 से 6 मेरी क्लास होगी। बच्चों जाग जाओ, सो रहे हैं सब के सब। बहुत चीखना पड़ा है तुम लोगों की वजह से, सुस्त हो गए हो तुम लोग आज। सही है। अच्छा फिर है सैटरडे होगी,
अच्छा सैटरडे और फ्राइडे अगर हम 4 से 6 कर लें, अगर सैटरडे, अच्छा अहमद एक मिनट बात करते हैं, आप एक क्लैश की, 1 मिनट रुक जाओ। नहीं भाई तरावी के बाद कहाँ होगी यार, तरावी के बाद 10:30 11 बजे थोड़ी क्लास होगी। सही है, सैटरडे और फ्राइडे 4 से 6 कर लें, कोई मसला तो नहीं है। फ्राइडे बताओ जल्दी बताओ, अलीना फरमान हमजा, ये जो हमारे बच्चे रेगुलर पढ़ रहे हैं, वाजिद, फुरकान, अभी और 2 3 बच्चे हैं वो रेगुलर है, वो आए नहीं है आज, पता नहीं शायद उनको टाइम नहीं मिला, क्या हुआ है। सही है, फ्राइडे, इसका मतलब फ्राइडे और सैटरडे मेरी 4 से 6 में रख सकता हूँ। सही है, फ्राइडे और सैटरडे 4 से 6 रख सकता हूँ मैं। बस ट्यूसडे का एक बच्चे को इशू आ रहा है, ट्यूसडे का एक बच्चे को इशू आ रहा है, चलो मैं देखता हूँ ट्यूसडे का, ट्यूसडे का मैं देखता हूँ। और वेनेसडे, ट्यूसडे नहीं हुआ तो वेनेसडे कर लेंगे। बाकी किसी को ट्यूसडे में इशू तो नहीं है। सही है। अच्छा अच्छा, मुझे एक चीज़ बताओ बच्चों, आज की क्लास में जो 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 कुछ भी पढ़ाया गया समझ में आया, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं हुई? सही समझ में आ रही है चीज़ें, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? देखो स्पीड में यहाँ थोड़ी सी अगर तेज़ भी करता हूँ तो वहाँ मुझे पता है कि इसमें कुछ भी नहीं है। बताओ मेरे बच्चों, अलीना, फरमान, हमजा, मकसूद, हसन, कहाँ है ये सब? समझ में आ रही है चीज़ें, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं? वाजिद अंसारी, समझ में आ रहा है बच्चों आप लोगों को सबको? किसी को कन्फ्यूजन तो नहीं है? अलीना मैं करा देख, बस को करवा दूंगा, मैं उसको करवा दूंगा, मेरे पास यूट्यूब का लिंक भी दे दूंगा आपको ना, फर्स्ट क्लास का, कोई इशू नहीं। अगर तो वो अगर वहां से भी नहीं समझ में आया तो अलग से करा देंगे, कोई मसला नहीं, उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, करवा दूंगा मैं, नो प्रॉब्लम। चलो चलो फिर हम यहाँ यार इसको ऑफ करते हैं, और यार देखो रेगुलर क्लासेस लें प्लीज़, मैं 2 मिनट है अभी, मेरे थोड़ा सा चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ। यार देखो क्लासेस रेगुलर लो, अगर आप अभी भी यार टीचर को टेस्ट कर रहे हैं ना अप्रैल के एंड में भी, तो आप बेवकूफ़ हैं, आप बेवकूफ़ हैं। आप एक ना, आपने एक डेमो ले लिया, 2 क्लासें ले ली, अब यार आप मजीद टीचर को टेस्ट ना करें, इसमें मेरा नुकसान नहीं है, आपका नुकसान है। देखो मेरे पास 4 से 5 बच्चे ना मेरे पास रेगुलर हैं, जैसे हमजा है मेरे पास, वाजिद है, अलीना है, सबा भी होती थी, आज पता नहीं सबा नहीं है बच्ची, और हमजा हनीफ है मेरे पास, और 2 3 बच्चे मेरे पास रेगुलर हैं, वाजिद हो गया। अब देखो 4 5 बच्चे मेरे पास रेगुलर है, इसके अलावा मैं देखता हूँ यार ये आ रहे हैं जा रहे हैं। अगर आप यार आज की तारीख में, चाहे हम 26 अप्रैल को खड़े हैं, अगर यार आप आज भी टीचर को टेस्ट कर रहे हो ना, तो आप बेवकूफ हो, टीचर नहीं है। क्योंकि देखो यार आज आज इतना दिन हो गए हैं और आप आज भी टीचर को टेस्ट कर रहे हो, आप कब तक टेस्ट करोगे? रिजल्ट के बाद यार आप पढ़ नहीं पाओगे लॉ, रिजल्ट के बाद मेरे बच्चों इतना स्पीड में होगा, आप नहीं पढ़ पाओगे। तो अभी से पढ़ो, अभी से पढ़ो यार। देखो आपसे किसी ने फीस तो नहीं मांगी, ना मैंने बोला ना सर सऊद ने बोला, किसी ने नहीं बोला, रिजल्ट तक तुमने कहा फ्री पढ़े। तो यार आप लोगों को अब क्या मसला है पढ़ने में? अगर आप लोगों को देखो कोई शिकायत है, कोई मसला है, कुछ चीज़ नहीं समझ में आ रही, कॉन्सेप्ट का मसला है, सही समझ में नहीं आ रहा, आवाज़ का है, फीडबैक दें। मैं तो कहता हूँ ओपन फीडबैक दें, ग्रुप पे दें यार, ताकि सब देखें। कोई, मुझे अल्लाह का शुक्र है, कोई मुझे डर नहीं है, और अच्छा इससे आप लोगों की इंप्रूवमेंट होगी, आप लोगों की इंप्रूवमेंट होगी। तो यार प्लीज़ अपने आप के साथ ना करें नुकसान, अपने आप को धोखा ना दें। और ये जो आप लोग कर रहे हैं कि यार एक दिन आ रहे हैं एक दिन नहीं आ रहे, हाँ अब देखो यार अभी 10 12 15 दिन बाद रिजल्ट है, अब आप कब तक टेस्ट के बाद इतने स्पीड में कोड भागेगा? और यार खुदा ना खास्ता अगर पूरा बैच ऑनलाइन देना पड़ गया ना टीचर्स को, तो ऑनलाइन देखो स्लो कितना चल रहा है, मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, मैं सिर्फ 4 पेज हुए हैं, क्योंकि मुझे ना आप लोगों के फेशियल एक्सप्रेशन दिख रहे हैं, ना मुझे पता चल रहा है, ना मैं देख पा रहा हूँ कि आप लोग समझ रहे हैं नहीं समझ रहे। बहुत सारी चीज़ आप लोग बहुत अच्छा समझ जाते हैं, लेकिन मैं पागल की तरह उसको बार बार समझा रहा होता हूँ
क्या हो सकता है ना समझ रहा हो बच्चा, तो मैं एंड में पूछता हूँ कोई सवाल, आप लोग कहते हो नहीं, मैं कुछ सवाल पूछता हूँ आप लोग जवाब दे देते हो मुझे सही। ये चीज फिजिकल में नहीं होती, फिजिकल में आप पिक कर लेते हो बच्चे को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। तो यार ये एक ड्रॉबैक है, आप लोगों के साथ भी है, मेरे साथ भी है। तो यार इसमें ना आप लोग अब कंटिन्यू रहें। देखो आप लोग कम स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, आप लोग देखते हो 8 10 12 15 की स्टैंड होती है, ज्यादा नहीं होती है, 8 10 की होती है मोस्टली। तो यार आप लोगों का बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है टू क्वेश्चन द टीचर कि आप लोग क्या चीज समझ में नहीं आ रही, और टीचर भी आपका देखो आप लोगों को रिस्पॉन्ड भी कर रहा है, इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी कर रहा है, नाम लेके आप लोगों को जवाब दी जाए, नाम लेके आप लोगों को। और जब आप लोगों ने लास्ट टाइम जब मुझे क्वेश्चन सॉल्व करके दिए थे तो मैंने सबको वॉइस नोट के जरिए, बच्चे गंवाए, वॉइस नोट के जरिए मैंने इन लोगों को जवाब दिए थे कि यार आप लोग ये गलती कर रहे हो, ये गलती कर रहे हो, अपार्ट फ्रॉम द टाइम विच आई हैव गिवन इन द रूटीन क्लास। रूटीन क्लास में तो हमने दिया था, हमने बच्चों को अलग से भी दिया था। तो यार ये चीजें आप लोग हैं प्लीज थोड़ा सा अपने साथ गलत ना करें, टीचर को आप टेस्ट ना करें, बहुत टाइम गुजर गया है, 26 तारीख हो गई है आज, रिजल्ट आने वाला है, अब बस जिससे सोच लिया पढ़ने का उससे पढ़ लें, मेरे हिसाब से ये आप लोगों के लिए बेहतर है। वरना फिर एकदम से लॉ इसी वैसे ही बचकाने हरकतों की वैसे ही बेवकूफियों की वैसे ही लॉ फेल होता है। अब हम दूसरा चैप्टर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में खत्म कर देंगे, फिर हम तीसरे चैप्टर पे आ जाएंगे, दूसरे चैप्टर पे बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, 10 10 15 15 नंबर के सवाल वो पूछता है, और अब तो उसके बाद ऑडिट का सेक्शन भी खत्म कर दिया तो और पूछेगा। तो काइंडली यार उसको मेरी रिक्वेस्ट है कि अब टीचर्स को जिससे पढ़ रहे हैं उससे कंटिन्यू रखें। अपने दो अगर आप लोगों को सही समझ में आ रही है चीज़ें, लग रहा है कि यार सामने वाला एफर्ट कर रहा है, तो आप लोग अपने फ्रेंड्स को भी इनवाइट करें। तो इंशाल्लाह इसी नोट के साथ खत्म करते हैं, बाकी अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह मंगल का देखता हूँ, मैं बताता हूँ, अगर नहीं तो फिर बुध को कर लेंगे, पीर तो बिल्कुल कल ही हो जाएगा, पॉसिबल नहीं होगा। तो ये एक साहब हैं जिनकी क्लास है, तो ये कह रहे हैं कि नहीं हो सकता, तो इंशाल्लाह फिर देखते हैं, मैं आपको अपडेट कर दूंगा, मंगल या बुध को क्लास होगी। बाकी जुम्मा और हफ्ता हमारा डन हुआ हुआ है 4 से 6, सॉरी 4:45 से 6 या 4 से 6 इस तरह का टाइम सही है। तो फिर हम आगे अभी इसको यहीं तक रखते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं चैप्टर भी खत्म कराऊंगा और पास पेपर डिस्कस करूंगा, फिर आप लोगों को होमवर्क दूंगा, हमारा पैटर्न वही होगा, थोड़ा सा रीड करा के पास पेपर आप लोगों को होमवर्क दे दिया जाएगा, फिर आप लोगों को फिर उसको डिस्कस किया जाएगा इन नेक्स्ट क्लास कि आप लोगों ने सही किया नहीं किया। इसके पास पेपर बहुत ज़्यादा है तो मैं इसको एक हफ्ता दूंगा आप लोगों को, उसके पास पेपर कम थे तो मैंने एक ही क्लास में कहा था कर लो, इसके पास पेपर ज़्यादा है। चलें जी, अल्लाह हाफिज़ यार, अल्लाह हाफिज़।